अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, जहां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की तैयारियों में पाकिस्तान की मेज़बानी का मामला तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और गुज़श्ता दिनों आईसीसी के आला सतही वफ़द ने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का दौरा किया, जहां उन्होंने इवेंट के इंतजामात और तामीराती काम का जायज़ा लिया। इस दौरे में वफ़द ने कज़ाफ़ी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग और पवेलियंस की फिनिशिंग के कामों का बगौर मुआयना किया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर जवाद काजी ने उन्हें यह यकीन दहानी कराई है कि ये जो तमाम काम हैं वो 30 जनवरी तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इसके साथ ही भारत की जानिब से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मंजूर शुदा लोगों पर तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश भी की जा रही है, जो कि खबरें सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हैं, जिसमें भारतीय मीडिया ये दावा करती दिखाई दे रही है कि भारतीय टीम की शर्ट पर पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं होगा। ये तनाज़ा एक बार फिर से क्रिकेट की दुनिया में कशीदगी पैदा कर रहा है और सवालात भी उठ रहे हैं। क्या भारत अपने आप को आईसीसी के कवानीन से बालातर समझ रहा है? दूसरी तरफ इंग्लिश क्रिकेटर हैं जेम्स विंस, जिन्होंने पीएसएल और आईपीएल के हवाले से अपने बोर्ड के दोहरे मेयार पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि आईपीएल के लिए इजाज़त दी जाती है, जबकि पीएसएल के लिए ऐसे कवानीन क्यों हैं जो उसके खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट से महरूम कर देते हैं। उनकी ये बातें इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के इंतजामी फैसलों पर भी सवालिया निशान है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस। उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। अवैस, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपको अभी की तैयारियों के हवाले से क्या लग रहा है? चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान करने जा रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी डिफेंड हम करने जा रहे हैं। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 30 जनवरी तक ये तमाम काम मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई है। आपको तैयारियों से क्या लग रहा है? आपको लगता है कि इस वक्त तक तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। अगर अब तक की अपडेट की बात करें, जो आई विटनेस की बात करें या जो हमें अपडेट्स वहां से आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, वो ये है कि काम बड़ा स्पीड अप हो रहा है और आईसीसी की डेडलाइन से बहुत पहले तक ये जो सा काम कंप्लीट हो जाएगा। मुझे याद है जिस वक्त मुझे भी अपना एक शो करने का मौका मिला था स्टेडियम में, तो एक अच्छी बात जो मुझे नजर आई थी वो ये था कि किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए महीने की डेडलाइन नहीं थी, जो भी एक दिन की डेडलाइन दी गई थी उसी डेडलाइन के अंदर अंदर वो काम कंप्लीट हुआ है। और लिटरली मैं कहता हूँ ये भी रिकॉर्ड होगा, जिस तरीके से आपको पता है कि जितने दो स्टेडियम्स की बात करें वो फुली रेनोवेशन की तरफ गए हैं। पिंडी स्टेडियम की अगर अपडेट दें तो यहाँ पर चेयर्स लग चुकी हैं, स्क्रीन सब लगने वाली हैं, लाइट्स को चेंज किया जा रहा है, तो बहुत पहले जो उनसा काम कंप्लीट हो जाएगा। इसका रूफ टॉप की बात करें तो वो आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो उनसा वो काम स्टार्ट होना है। लेकिन अगर पूरे मामले की बात करूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके से इसको हैंडल किया था, इस पूरे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेके आप कर लें, फिर उनको कन्विंस किया गया बीसीसीआई को कि ऑफिशियल जो अपना डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर आप साइन करेंगे। पाकिस्तान की खाली मेंस नहीं, पाकिस्तान की जो वुमेन्स टीम है वो भी एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगी, तो पाकिस्तान उसमें कामयाब हुआ। देखें, मुझे पता है कि अब बहुत सी लोग इस वक्त ये बात जरूर करते हैं कि नहीं यार, जिसको आना चाहिए था वो यहाँ पर आया नहीं खेलने, लेकिन ये बेस्ट पॉसिबल आपके लिए ये था जो आपने किया है, जितना आप प्रेशराइज कर सकते थे। अगर आप प्रेशराइज ना करते, इसके बारे में आपको भी इल्म है, ये बहुत पहले ऐसा ये फैसला हो जाता कि भाईजान ये न्यूट्रल वेन्यू पे होनी है, जो भी मामला होना है। आपने आखिरी तक तम आप डटे रहे हो, फिर उसके बाद आपने आईसीसी को भी कहीं ना कहीं देखें, आपको एक चीज ज़हन में समझनी पड़ेगी कि बीसीसीआई का इस वक्त बहुत ज्यादा स्टेक है पूरी दुनिया क्रिकेट के ऊपर। आप अभी जब जेम्स विंस की बात कर रहे थे, मसला यह है कि कोई भी क्रिकेटर अगर उनकी लीग के लिए खेलता है, सब आईपीएल की मैं बात कर रहा हूं, उसको चंक तो जाता है उस प्लेयर को, लेकिन कुछ चंक ऑफ अमाउंट उसके क्रिकेट बोर्ड को भी जाता है। अगर 8 प्लेयर्स खेल रहे हैं, 9 प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो 9 प्लेयर्स का चंक ऑफ अमाउंट कुछ ना कुछ क्रिकेट बोर्ड को जाएगा। तो मुझे बताएं, फिर ऑब्वियसली वो फिर एक बैकफुट पे आपको नजर आते हैं क्रिकेट बोर्ड। ऑब्वियसली उनकी हटदर्मी है, वो ब्लैकमेलिंग वाला मामला भी चलता है और ये लिटरली होता है, खाली प्लेयर्स के साथ नहीं। आप दुनिया क्रिकेट की सुपर लीग उठा के देख ले, जो कोचेस टीम के साथ लगे हुए, जो एनालिस्ट टीम के साथ लगे हुए, उनको लिटरली ये बैक एंड पे बात की जाती है कि भाई अगर आपने ये कर दिया वो कर दिया पाकिस्तान के हक में, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट से दस्तबरदार कर देंगे। और ऑब्वियसली कोई चाहेगा नहीं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो। लेकिन आईपीएल की जो हिस्ट्री रही है, अगर हम बात करें अभी तक, तो ये खाली जेम्स विंस नहीं, आपको पता है स्लो एंड स्टडी बहुत से प्लेयर्स इस पे क्वेश्चन मार्क उठाने लग पड़े। एक तो बहुत लंबी होती है, दूसरा क्रिकेट बोर्ड्स को भी और आईसीसी को बायसनेस दिखानी पड़ेगी। देखें, आईसीसी बाद में आता है, क्रिकेट बोर्ड्स पहले हैं। जब आईपीएल होता है, आप अपने जो की प्लेयर्स हैं आईपीएल के लिए आप उनको रिलीज कर देते हो। नॉर्मल प्लेयर्स जो उनसे नॉर्मल तो नहीं मैं कहूंगा, इंटरनेशनल ऑब्वियसली खेल रहे हैं, जो आपकी बी टीम होती है वो खेलती है जाके इंटरनेशनल जी। ये मुझे नहीं पता कि जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं आखिर किस किस्म का उनके अंदर लॉजिक चल रहा है। आज अगर पाकिस्तान के साथ ये मामलात होते हैं, तो कल को मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ कि इंडिया उठ के शायद कह दे कि जी हमने इंग्लैंड भी खेलने नहीं जाना, तब देखूंगा कि इंग्लैंड कितना चुप रहेगा इस चीज में।
ठीक है। अच्छा, अभी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जिस तरह से हम बात कर रहे थे, यकीनी तौर पर इसकी जो मेज़बानी है पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। हमारे क्रिकेट के जब इमेज की हम बात करते हैं, पूरे मुल्क की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे इमेज पर बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये डालेगी। आपको क्या लग रहा है अब इस तमाम इवेंट को, जिस तरह से इसकी तैयारियाँ की जा रही हैं, हम कितने अच्छे तरीके से इस इवेंट को कैश करा सकते हैं? देखिए, आपने कैश तो पहले ही करवा दिया। अगर मैं वैसे ही ऑन अ लाइटर नोट की बात करूं तो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, सबको पता हाईलाइट हुआ हुआ पूरी दुनिया के अंदर करसे के बाद पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा इसको हाईलाइट करने में थैंक यू सो मच इंडिया का हाथ है। जिस तरीके से पूरी कंट्रोवर्सी बनाई गई, कोशिश की, आज भी आपको पता है, आप उनकी सोशल मीडिया उठा के देख लें, आप चैनल्स को उठा के उनके देख लें, तो वो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश लगे हुए हैं करने की कि हम लोग दूसरा फेस दिखाएंगे, जी स्टेडियम तैयार नहीं है, ये मामला देखें, वो मामला देखें। तो बहुत अच्छा होगा कि अगर मोहसिन नकवी साहब या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मीडिया, अपना जो मैनेजमेंट है, जो मीडिया को डील करती है, उनको दावत दे के भाई आके खुद ही देख लो यहाँ पर कितनी अपना स्पीड अप काम चल रहा है। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैंने खुद भी देखा हो, आपने भी शायद अपना देखा हो, बहुत स्पीड अप काम है। लिटरली ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा काम इंशाल्लाह ताला। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, लेकिन एक अच्छी बात है कि आप कहते हैं ना, देर आए पर दुरुस्त है। कम से कम एक फैसला तो लिया गया कि यार हमने स्टेडियम्स को भी रीवैम्प करना है। आपको पता है कि आइसोलेशन में खाली पाकिस्तान नहीं, साउथ अफ्रीका भी रहा है, लेकिन साउथ अफ्रीका का ये फायदा था कि उन्होंने अपने स्टेडियम्स और अपनी जो क्रिकेट की डोमेस्टिक उसको रीवैम्प सारा किया, तो उस पर काम किया था। हमने अनफॉर्चुनेटली अपने स्टेडियम्स पे रीवैम्प नहीं किया, हमने उनके ऊपर आपको पता कभी ध्यान दिया ही नहीं था। बहुत अच्छी बात है। तो वैसे इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो 30 जनवरी की डेडलाइन है उससे पहले ही तमाम काम कंप्लीट हो जाएंगे? देखिए, उससे बहुत पहले हो जाएंगे। आपको पता 27 तारीख का इन लोगों ने कहा हुआ कि 27 को हो जाएगा। छोटे मोटे जो काम होते हैं, आपको पता रेनोवेशन के जो छोटे मोटे वो थोड़े चलते रहेंगे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का 30 तारीख तो बहुत दूर की डेडलाइन है। 27 तक आपको तैयार मिलेंगे स्टेडियम। ठीक है। अच्छा वैसे जिस तरह से आपने भी कहा कि इस तमाम तर इवेंट को सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जो बनाया और सबसे ज्यादा मीडिया हाइप दी दुनिया को जो पता चला, वो हिंदुस्तानी मीडिया की वजह से ही पता चला। अभी 2 और इशूज हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रोहित शर्मा के आने के हवाले से भी कहा जा रहा है, पहले कह रहे थे कि शायद रोहित शर्मा आएंगे, जो चैंपियंस ट्रॉफी इनॉग्रेशन सेरेमनी होगी उसमें वो जरूर होंगे। अभी इस हवाले से भी कोई मुतज़ाद इत्तलात हैं? देखिए, अभी तक तो क्योंकि ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आए बीसीसीआई से, तो ऑब्वियसली उस पे मैं भी अभी कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जो उनका मीडिया है वो जिस तरीके से इसको हाईलाइट भी किया, लेकिन उनका मीडिया पहले बता जरूर देता है कि क्या होने वाला है। मैं वही कह रहा हूँ, अभी तक तो यही कह रहे हैं कि रोहित शर्मा, क्योंकि उधर से खबरें आ रही थी कि रोहित शर्मा आईसीसी की जो अपना जो ओपनिंग सेरेमनी है, चाहे वो चेयरमैन आईसीसी ऑब्वियसली उन्होंने आना ही होगा, रोहित शर्मा भी उनके साथ आएंगे, जो कि मीडिया उनको खबर दे रहा है। लेकिन मैंने कहा ना, तस्दीक 50% दे रहा है कि वो आएंगे, 50% कह रहा है कि वो नहीं आएंगे। फिर आपको पता है एक और कंट्रोवर्सी कल से स्टार्ट हुई हुई है कि जो शर्ट है उसके ऊपर पाकिस्तान ट्रॉफी नहीं लिखा जाएगा। देखें, आईसीसी का जो कवानीन के मुताबिक होता है कि अगर आप उसकी खिलाफ वर्जी करते हो तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। मैं लिया जाता है कह रहा हूँ, लेना चाहिए अगर आईसीसी को, कि अगर ये बात चल रही है, क्योंकि ऑफिशियली अभी तक ये चीज आई नहीं है। आपको याद है जब हम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया भी गए थे तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का टैग उसके ऊपर लगाया था इंडिया का, हमने तो कोई मसला नहीं किया, क्योंकि हम फिर कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, स्पोर्ट्स पहले आता है, एक मुल्क आपका पहले आता है। लेकिन इंडिया को भी इस लचक का मुजाहरा करना पड़ेगा, लेकिन ऑफिशियल नहीं अभी तक, क्योंकि अगर ये चीज होती है तो आईसीसी का, मैं फिर कह रहा हूँ, एक कोड ऑफ कंडक्ट है जिसके ऊपर आईसीसी इनको प्रॉपर तरीके से अपना जवाब मांगेगा इंडिया से कि भाई ये। लेकिन अवैस, आपको क्या लगता है इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? उनको फाइन कर देंगे? जय शाह ही बैठे हैं वहां पर, जय शाह से ही पूछेंगे कि क्यों ये हुआ? आपको नहीं लग रहा कि बहुत मुश्किल है कि इंडिया के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा क्या एक्शन ले लेंगे? देखिए, मसला वही है ना, मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं हर जगह से अगर आप बात करें तो मैंने कहा कि उनका इन्फ्लुएंस है क्रिकेट के अंदर। 60% जनरेट, 70% जनरेट वो करके रेवेन्यू देते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो ऑब्वियसली वो चीजें होती हैं। लेकिन देखिए, अगर आईसीसी है, इस वक्त जय शाह बीसीसीआई के चेयरमैन नहीं है, वो आईसीसी के चेयरमैन है। मुझे पता है बीच में मामला होते हैं, आप अपनी कंट्री के लिए ज्यादा करते हो, जहां पर भी जिस सीट पे बैठोगे अपने मुल्क के लिए ज्यादा सोच रहे हो, लेकिन आपको अगर आईसीसी का चेयरमैन बनाया गया और आपको पता है इस चेयरमैनशिप की टेन्योर भी बढ़ाई गई थी, पाकिस्तान उस वोटिंग प्रोसेस में मौजूद था। आपको इस चीज को अब ज़हन में रखना पड़ेगा कि मैंने सारे मुल्कों को साथ लेके चलना है। मैंने कहा ना कि देखें, बिग 3 वाला कॉन्सेप्ट वो स्लो एंड स्टडी फिर आपको नजर आ रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, लेकिन वो भी इतना देर नहीं चला था। जो दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स थे, आपको याद हो, वो भी अब आंखें दिखाने लग पड़े थे। और तीसरा, जो क्रिकेट बोर्ड्स की बात करूं, जो इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, वो भी आपको पता है बैकफायर कर गया था। उन्होंने कहा था भाई ये मुझे समझ नहीं आती, रेवेन्यू मॉडल पे इंडिया को ज्यादा शेयर्स दिए जाते हैं, हमें इतने कम शेयर क्यों दिए गए हैं? तो कहीं ना कहीं वो टिका नहीं था वो मामला। आपको आईसीसी के अगर आप चेयरमैन तो आपको हर चीज को तरीके से करना पड़ेगा। आपको पाकिस्तान भी आना पड़ेगा ओपनिंग सेरेमनी के लिए, क्योंकि ये पीसीबी का टूर्नामेंट नहीं है, ये आईसीसी ने पाकिस्तान को खुद अलॉट किया टूर्नामेंट, आईसीसी का इवेंट है। एज ए चेयरमैन इनको आना पड़ेगा यहाँ पर
और अच्छी बात है कि रोहित शर्मा भी हैं आपके सामने। पाकिस्तान में पहले भी इनके काफी प्लेयर्स जो उनसे हैं, वो चाहे टेनिस की बात करें, चाहे आपको पता कबड्डी की बात करें, डिफरेंट स्पोर्ट्स के प्लेयर्स बिल्कुल ऐसी है, वो आते रहे हैं। लेकिन आपको किस तरह से लग रहा है कि जो डे बाय डे मसाइल पाकिस्तान और हिंदुस्तानी क्रिकेट के बीच में बढ़ते चले जा रहे हैं, बायलैटरल सीरीज तो एक ख्वाब ही बन चुका है, लेकिन अब जो आईसीसी इवेंट है वो इतने मुश्किल हो गए हैं, किस तरह से इन तमाम मसाइल का हल निकलेगा? क्रिकेट के आलमी सतह पर माहौल को भी बेहतर बनाया जा सके ताकि, और सबसे ज्यादा जिस मैच से रेवेन्यू इकट्ठा होता है, सबसे ज्यादा जिस मैच पर फोकस होता है पूरी दुनिया का, वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ही है। देखिए आपने सवाल में बल्कि जवाब इसका दिया है। दो चीजें होती हैं, देखें कभी भी बीसीसीआई नहीं चाहेगा कि हम जाके पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलते। एक उनको पता है जब अगर हम चले गए तो गेटवे टूट गया वो वाला कि जी मामलात खराब हैं, ये मसला है, वो मसला है, गवर्नमेंट नहीं इजाजत देती, क्योंकि वहां पर फिर फैन इंटरेक्शन होती है, फैंस ने भी यहाँ पर आना होता है, तो आप नहीं चाहते थे कि वो हो। दूसरा, आप खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट क्यों करते हो कि हाईपेक बनाने के लिए पाकिस्तान। आईसीसी भी तो ऑब्वियसली देखें, बैक एंड पे अगर मैं बात करूं, आईसीसी भी, मैं जय शाह को अगर निकाल के कह रहा हूं, जितने भी जो बैठे हुए हैं, आईसीसी भी इस वक्त खुश इस सेंस में होगा कि यार अच्छी बात है, इनका हाइप अप मैच है, हाइप्ड अप मैच है, पूरी दुनिया इस मैच का इंतजार कर रही है कि पाकिस्तान लड़ता रहा, फाइट किया, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिली, ये अपना इन लोगों ने पाकिस्तान नहीं आना खेलने के लिए, एक हाइप बन रही होती है। जैसे अभी मैं बात करूं, हाइप बन रही है इस मैच के बारे में, और ज्यादा लोग अब बेसब्री से इसका मैच का इंतजार भी कर रहे होंगे। ब्रॉडकास्टर्स की बात कर लें, आप स्पॉन्सर्स की बात करें, मैं भी आपको चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान इंडिया की आई गेस इसी महीने के एंड के अंदर या इससे महीने के एंड से पहले आपको टिकट्स ऑनलाइन जब सेल होंगी तो आप देख लीजिएगा, घंटे या मुझे लगता है घंटा भी बहुत दूर की बात है, बहुत जल्दी टिकट्स सेल आउट हो जाएंगी। दैट मींस कि इतना मैच ये हाइप अप हमने कर दिया, और होना चाहिए। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक प्रॉपर आपको पता तगड़ा मैच होता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बायलैटरल खेले हुए हमें बहुत अरसा हो गया। खाली पाकिस्तान या इंडिया की बात ना करें, आपको पता है इंग्लैंड भी ऑफर कर चुका है कि यार यहाँ पर आके खेल लो, ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पर ऑफर कर चुका हुआ है, लेकिन इट्स अनफॉर्चुनेट फॉर द गेम ऑफ स्पोर्ट्स। लेकिन जितना अगर बात करूं हाइप अप बनता है इसका, आईसीसी खुद भी चाहेगा कि बेहतर है बायलैटरल ना हो, ये बड़े टूर्नामेंट्स में मिले तो हमें ज्यादा रेवेन्यू जनरेट ज्यादा। ठीक है, अच्छा वैसे दूसरी तरफ जिस तरह से अब हिंदुस्तान की जो तमाम मैचेस हैं चैंपियंस ट्रॉफी में वो दुबई में होंगे, बाकी जो टीम्स हैं उन्हें बार बार अब ट्रैवल करना पड़ेगा दुबई के लिए भी, आपको लगता है ये कितना स्मूथली हम कर सकेंगे? क्योंकि मैनेज तो ये सारी चीजें पाकिस्तान को ही करनी है, नो डाउट फंड्स तो हमें मिलेंगे आईसीसी से, इस हवाले से भी एक्स्ट्रा फंड्स मिलेंगे, लेकिन आपको लगता है कि मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो जाएगा, टीमों के लिए भी थोड़ी सी मुश्किल जरूर होगी? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इसमें कुछ ना कुछ स्टेक जरूर होता है, लेकिन ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, आईसीसी नहीं सारा लॉजिस्टिक्स वगैरह जितने मामला हैं मैनेज करने होते हैं। हाँ, एज अ पॉइंट ऑफ आप बात करें, प्लेयर्स की बात करूं, टीम्स की बात करूं, फटीग जरूर कैरी करते हैं। बेशक यहाँ से फ्लाइट दूर नहीं है, 3-3.5 घंटे की फ्लाइट है, लेकिन अब फटीग फिर मैं कह रहा हूँ वो कैरी करते हैं। आसान नहीं होता कि आपने उधर जाना है फिर आके यहाँ पर मैच खेलना है। बेशक आपको बॉडी को 2 दिन का भी रेस्ट मिले, लेकिन मैंने कहा ना, खेल के आप जाते हो तो वो एक आपको पता है जब आप स्पेस में हवा में होते हो तो उसका एक जो टायर्डनेस है वो डिफरेंट होती है, तो फटीग कैरी करता है प्लेयर। तो ये तो फिर आईसीसी बेहतर समझता है कि क्यों इसको हाइब्रिड मॉडल पे लेके गए। लेकिन अब पाकिस्तान की अगर बात करें तो एक बड़ी जबरदस्त आपको पता है यहाँ पर प्रिपरेशंस हो रही हैं पाकिस्तान में, चाहे वो स्टेक होल्डर्स की बात करें, मीडिया की बात करें, या आपके जो इस वक्त मुल्क के जो सरबराह हैं वो भी यहाँ तक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इसमें ले रहे हैं, क्योंकि बहुत अरसे के बाद एक चैंपियंस ट्रॉफी वाला इवेंट पाकिस्तान में आ रहा है और सब इसको बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ शिकायत पिंडी वालों दूर थी यहाँ पर कि हमें सिर्फ 3 मैचेस दिए गए। चलें, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, सवात के बालाई इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई तो मुल्क भर से सयाहों ने हसीन मकामात का रुख कर लिया है और सयाहों की जो बड़ी तादाद है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। बारिश और बर्फबारी का यह सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक वक्फे से जारी रहेगा। इस हवाले से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हारून सिराज, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। आज के मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि कालाम और मालम जब्बा में बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। रुई की मानद गिरने वाले बर्फ के गोलों का नजारा करने के लिए सियाहतों की बड़ी तादाद ने सवात के सियाती इलाकों का रुख कर लिया है। सियाह कहते हैं कि बर्फबारी के मनाजिर सहर तारी कर देते हैं, जबकि राब्ता सड़कों की बहाली के बाद बलाई इलाकों तक रसाई आसान हो गई है। आने वाले सियाहों का कहना था कि बर्फबारी और हसीन मनाजिर इनको मुद्दों याद रहेंगे। ये स्वातला में बहुत मज़ा आ रहा है, हमें भी, आप भी हैं और इधर एंजॉय करें। 2025 की ये पहली स्नोफॉल है और बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं स्वात वाले भी। इधर अल्लाह ताला की ज़ात ने बिल्कुल जन्नत नज़ीर जैसा ही सीन बना दिया है, तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है। रात से बर्फबारी है,
बड़ा अच्छा व्यू है, तो हम इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा इधर माहौल है। मसरूफ जिंदगी से अपने और ख़ानदान के लिए वक्त निकालना ज़रूरी है। हारून सिराज, न्यूज़, कलाम सबाक। उधर स्कर्दू में महकमा सयाहत गिलगित बल्तिस्तान के ज़ेरे एहतमाम 2 रोज़ा विंटर फेस्टिवल का भी एहतमाम किया गया, जिसमें सयाहत और खेलों के शायकीन की बड़ी तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। इस फेस्टिवल का मकसद न सिर्फ सयाहत को फ़रोग देना है, बल्कि जो इलाके की रवायात है और वहाँ की जो सकाफ़त है उसको भी उजागर करना है। और गिलगित बल्तिस्तान में, खुसूसन बल्तिस्तान में विंटर टूरिज़म के बेपनाह मौक़े भी मौजूद हैं और जो वहाँ पर इंतज़ामिया है वो इन मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए बहुत ज़्यादा काम भी कर रही है। इस फेस्टिवल में आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, तलवार रक्स और रिवायती खानों की नुमाइश समेत दीगर सकाफती सरगर्मियाँ भी शामिल हैं, जो कि सयाहों को यहाँ की मुनफरिद सकाफत से आशना करने का बाइस बन रही हैं। इस इफ्तिताई रोज़ हमने देखा कि शकरगांजी और स्कर्दू के दरमियान आइस हॉकी के मुकाबले हुए, जिन्होंने फेस्टिवल में मज़ीद जोश व खरोश भी पैदा कर दिया है। स्कर्दू सरमाई सयाहत का अहम मरकज़ भी बन चुका है। इस इलाके में सयाहत के फ़रोग के लिए इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा कोशिशें करती हुई भी दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो स्कर्दू में मकामी जो खेल हैं उनको फ़रोग देना, वहाँ पर अमन की फ़िज़ा को बरकरार रखना भी, ये भी हुकूमत की इस वक्त अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। इसी हवाले से स्कर्दू से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इकबाल अली इकबाल, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। इकबाल, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपको क्या लग रहा है अभी महकमा सयाहत की जानिब से यहाँ पर जो मुनक्किद किए गए विंटर फेस्टिवल हैं, इसमें कौन कौन सी सरगर्मियां शामिल हैं, इनके मकासद क्या हैं? बहुत शुक्रिया। जैसा कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और महकमा सयाहत ने जो बल्तिस्तान के 4 अजला और पूरे गिलगित बल्तिस्तान के जो तीनों रीजन है, इसमें मकामी खेलों का इनेकाद किया है, जिसमें एक स्नो जो आइस हॉकी का नाम दिया गया है, इसको मुनक्किद किया है। और 19 से 20 बल्तिस्तान में ये टूर्नामेंट था और अब ये 23, 24, 25 को जो है हुंजा में ये अख्तामी मराहिल होंगे। और इसका मकसद ये है कि सूबाई हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत को फ़रोग देना चाहती है। इस जो सयाहती इंडस्ट्री है, ये वाहिद इंडस्ट्री है गिलगित बल्तिस्तान की जो यहाँ के नौजवानों के लिए रोज़गार फराहम कर सकती है, यहाँ के नौजवानों के लिए मुस्बित तरीक़ाकार फराहम कर सकती है। इसी सिलसिले में वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत को ताउन कर रही है और अब जो है गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हुकूमत और महकमा सयाहत ने गिलगित बल्तिस्तान में जो गिलगित बल्तिस्तान के मकामी खेल और यहाँ की सकाफत, यहाँ की त्यौहार को दुनिया भर में उजागर करने के लिए अब मुख्तलिफ इवेंट का इनेकाद किया गया है। अब जो सर्दियों में मैं आपको बताता चलूँ कि सर्दियों में जो इवेंट मुनक्किद करने का मकसद ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में सरमाई जो सयाहत है उसको फ़रोग देना है। और इसका अमली सबूत अब ये सूबाई हुकूमत और जो है महकमा सयाहत का ये देखने को मिला। अब पूरे गिलगित बल्तिस्तान में इन तमाम खेलों का इनेकाद किया गया है। जी ठीक है। अच्छा, तो इकबाल, आपने किस तरह से देखा, मैनेजमेंट कैसी आपको यहाँ पर लगी, किस तरह के इंतजामात हैं, मजीद आपको क्या लगता है कि इसमें क्या बेहतरी की जा सकती है? यकीनन इंतजामात तो अब ये इससे बेहतर होने चाहिए, लेकिन कम भी नहीं थे। जैसे कि यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोग्राम थे, मुख्तलिफ खेल यहाँ पर मुनक्किद किए गए, इसमें इंतजामात बहुत ही बेहतर नज़र आ गए, लेकिन इससे बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। और यहाँ पर फंडिंग की जो है बहुत ज़्यादा कमी महसूस की गई, जिससे इवेंट को मज़ीद खूबसूरत बनाने में थोड़ी मुश्किलात ज़रूर पेश आई। लेकिन महकमा सयाहत और GB गवर्नमेंट ने जितना हो सके इस इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान की तहजीब को, यहाँ के त्यौहार को, यहाँ की सकाफत को उजागर करने में बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, मुनासिब किरदार अदा किया। लेकिन यहाँ के अवाम का ये कहना था कि इसको अवामी सतह पर जो अवामी कम्युनिटीज़ को फराहम किया जाए, इस इवेंट को न सिर्फ ये गवर्नमेंट करे बल्कि यहाँ की कम्युनिटी करे, ताकि इसको मज़ीद खूबसूरत बना के पेश कर सके। ठीक है। अच्छा, अब ये आपको किस तरह से लग रहा है, जैसे ये इवेंट हुआ है, स्कर्दू के मकामी जो खिलाड़ी हैं उनके लिए क्या फ़ायदा हुआ आलमी सतह पर, उनको उनकी जो एक पहचान है, आपको लगता है कि वो उन्हें बनाने का मौका मिलेगा? यकीनी बात है, इससे पहले ये नॉर्मल इवेंट्स होते थे। अब ये जो आइस हॉकी है, इसका जो है पिछले साल भी ये हुंजा और नलतर में इसको खेला गया। अब ये गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में यहाँ पर दाखिल हो गई। तो अब यहाँ से जो नया टैलेंट है, इससे जो खिलाड़ी पैदा होंगे, अब ये नेशनल सतह पे और इंटरनेशनल सतह पे ये खेलेंगे। तो यकीनी बात है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो नौजवान है,
इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का मौका जरूर फराहम होगा। और इसका मुस्बित पहलू ये कि अभी जो पहले बल्तिस्तान रीजन के जो खिलाड़ी थे वो गिलगित के दीगर रीजन में नहीं जाते थे, लेकिन इस बार चीफ सेक्रेटरी ने कल ऐलान किया कि सिकंदू के जो बल्तिस्तान के जो फाइनल डिसीजंस थे इस पे कहा कि सिकंदू की टीम का जो खिलाड़ी है जो फाइनल में पहुंचे वो हुंजा के फाइनल मैचेस में जरूर शिरकत करेंगे और वो आज रवाना भी हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा, चीफ सेक्रेटरी ने अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से क्या कहा है, क्योंकि अमन के बगैर सयाहत का फरोग मुमकिन नहीं है? यकीनी बात थी, कल चीफ सेक्रेटरी साहब ने बाकायदा ये लाइव कह दिया और अवाम वहाँ पर बड़ी तादाद पे अवाम थी और इसने ये अल्फाज अदा कर दिए कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का वाहिद खित्ता है, यहाँ पर अल्लाह ताला ने सयाहत के मौके फराहम कर दिए, यहाँ पर टूरिस्ट पॉइंट हैं। इसके अलावा यहाँ पर खूबसूरत बात यह है कि ये अमन का एक गहवारा है, पूरे पाकिस्तान के लिए ये एक अमन का मस्कन है। इसमें अगर हम सयाहत को प्रमोट करेंगे तो ये एक मैसेज पूरी दुनिया को जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा खित्ता भी है जहां अमन और खूबसूरती दोनों देखने को मिलती हैं। तो ये उसके बड़े अच्छे अल्फाज। अच्छा, ये जो स्कर्दू के रिवायती खेल हैं ये हमने देखा कि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जो रिवायती खेल जिनकी हम बात भी कर रहे हैं, आइस स्केटिंग भी है, आइस हॉकी भी है, मजीद भी खेल है वहाँ पर, ये आपको किस तरह से लगता है कि इंटरनेशनल फोरम पर हम किस तरह से इन्हें मुतारिफ करवा सकते हैं? इसके लिए चाहिए कि सूबाई गवर्नमेंट वफाक के साथ ज़रा ताल्लुकात को बेहतर करें। महकमे सयाहत को चाहिए इस पर एक बाकायदा प्रोपोजल, एक पॉलिसी बनाएं और यहाँ की जो रिवायती खेल हैं जैसे कि आपने कहा कि मुख्तलिफ कोई 10 से 12 ऐसे गेम हैं जिनको नेशनल सतह पर पहले इसको लेके जाए, मुख्तलिफ जो सूबे हैं पाकिस्तान के वहाँ पर इस गिलगित बल्तिस्तान के जो रिवायती खेल है इसको मुतारिफ कराया जाए, फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जा सकता है। बहुत शुक्रिया स्कर्दू से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इकबाल अली इकबाल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, हमें इस हवाले से डिटेल्स दे रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, अब हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी के हर पहलू पर असरअंदाज होता है और वो है सेहतमंद खुराक की फराहमी। खाने पीने की अशिया की हम बात कर रहे हैं जो हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए बुनियाद फराहम करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हम ये देख रहे हैं कि आजकल गैर मयारी और नाकिस खुराक के इस्तेमाल की वजह से हमारी जो सेहत के इशूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, जिससे हमारा हेल्थ सेक्टर जो है वो काफ़ी बर्डन का शिकार भी है। पंजाब फूड अथॉरिटी इस हवाले से एक अहम किरदार अदा कर रही है और उनका मकसद न सिर्फ मयारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाना है बल्कि आवाम को खुराक के हवाले से आगाही भी फराहम करना है। यह इदारा नाकिस अशिया खुराक, बीमार जानवरों के गोश्त, मुज़र सेहत ऑयल और घी और जंक फूड जैसी अशिया की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ इक़दामात भी कर रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के डीजी मोहम्मद आसिम जावेद, जो इस इदारे के तमाम मनसूबों और इक़दामात की रहनुमाई कर रहे हैं और हम इनसे जानेंगे कि पंजाब फूड अथॉरिटी कैसे मयारी खुराक की फराहमी में अपना किरदार अदा कर रही है और क्या चैलेंजेस उन्हें दरपेश हैं और आवाम की सेहत को बेहतर बनाने के लिए मज़ीद क्या इक़दामात किए जा रहे हैं। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या अभी प्लानिंग की जा रही है? पहले भी आप हमारे शो में आ चुके हैं, काफ़ी बार हम इन चीज़ों को काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। कौन सी ऐसी नई प्लानिंग है जो अब की गई है साल 2025 के लिए कि इस साल हम ज़रा ज़्यादा सख्ती करेंगे, इस साल हम ऐसे लोगों से ज़रा मज़ीद सख्ती से निपटेंगे और लेजिस्लेशन किस तरह से बेहतर होगी? जी, आपने बड़ा अच्छा और जो है बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा किया है। पंजाब फूड अथॉरिटी आपको पता है कि फूड सेफ्टी के हवाले से मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इंस्पेक्शंस भी करते हैं हमारी फूड सेफ्टी की टीम्स, और वो तमाम जो मेजर आइटम्स हैं जिनकी कंजम्पशन ज़्यादा है, जैसे दूध है, ऑयल है, गोश्त है, पानी है, बेवरेजेस हैं, जूसेस हैं, इन सब की जो फैक्ट्रीज़ हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं या होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनके ऊपर इंस्पेक्शंस कर रहे होते हैं। लेकिन उस सारी इंस्पेक्शंस का मकसद जो है वो ये है कि फ़ूड सेफ्टी को यकीनी बनाना। फ़ूड सेफ्टी का जैसे आपने ख़ुद फरमाया कि ताल्लुक़ है सेहत के साथ। बिल्कुल, अगर खाना मयारी होगा तो सेहत भी अच्छी होगी। फॉर दैट मैटर कि अगर आप फूड सेफ्टी के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका हेल्थ का बजट या हॉस्पिटल्स का बजट ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाएगा, लोग कम बीमार होंगे, लोगों की लाइफ भी बेहतर होगी, लोगों की लाइफ एक तो बेहतर होगी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जो है वो ज़्यादा होगी।
अब जहाँ तक चैलेंजेस का ताल्लुक है तो मैं ये समझता हूँ हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि पंजाब फूड अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट जो है वो हमारा अभी जो है वो समरी इन प्रोसेस है, समरी हमने इनिशिएट की हुई है। इशू ये है कि 1094 FIRs हमने पिछले साल दी। अब वो FIR जब हम देते हैं तो हम खुशी से नहीं देते, हम FIR उस वक्त देते हैं कि जब ये साबित हो जाता है कि इस फूड बिज़नेस ऑपरेटर ने मिलावट की है, वहाँ पे अडल्ट्रेशन है, वहाँ पे कोई एक्सपायर्ड चीज़ें पड़ी हुई हैं। दूध के ऊपर हमारी 300 से ज़्यादा FIRs हैं, गोश्त के ऊपर हमारी 110 FIRs हैं, ठीक है, और इसके अलावा ऑयल और घी के ऊपर हमारी 200 से ज़्यादा FIRs हैं। तो आप ये सब देखें कि 3 जो मेजर आइटम्स हैं उनके ऊपर हमारी ऑलमोस्ट 700 के करीब जो है वो FIRs जो कि हमारी रोज़मर्रा की रूटीन में ये तमाम चीज़ें यूज़ हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये नहीं चाहूँगा आप किसी ब्रांड का नाम लें, बट लोगों की अवेयरनेस के लिए ये हम कुछ ब्रांड्स के हवाले से भी आप बात करें कि कुछ जो बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े नाम होते हैं, वहाँ पर भी आपको लगता है कि ये चीज़ों का ख्याल ठीक से नहीं रखा जा रहा, या फिर जो लोगों ने छोटे छोटे यूनिट्स बना रखे हैं और वो ब्रांड्स का नाम इस्तेमाल करके उनका नाम भी ख़राब। देखिए, दूध के ऊपर जो 300 से ज़्यादा FIRs हैं वो सारा सिंथेटिक दूध था। उसके ऊपर हमने जो है वो रेड किया, रात को लेट नाइट रेड किए, साबित हो गया कि ये सिंथेटिक दूध है या अडल्ट्रेटेड दूध है और इसको एक सिंथेटिक मीन से या मसनूई तरीके से जो है वो बनाया जा रहा है, तो तब हमने FIR की। अब इशू जो मैं पहले अर्ज़ कर रहा था वो ये होता है कि अगले दिन उनको कोर्ट से जो है वो बेल मिल जाती है। बड़ी मुअज़्ज़ज़ अदालतों से बड़ी हम्बल तरीके से रिक्वेस्ट करूंगा कि फूड सेफ्टी का ताल्लुक हम सब की और हमारे बच्चों की जो है वो सेहत और ज़िंदगी के साथ है, सेहत के साथ भी है और ज़िंदगी के साथ भी है। अगर हम इस पर्सपेक्टिव को देखें और फूड अथॉरिटी की उस मेहनत को देखें कि जो रात को हमारी टीम ने रेड करके उनको पकड़ा है, तो उनको कम अज़ कम अगले दिन जो है वो बेल नहीं मिलनी चाहिए। एक तो बेल लेते हुए कम अज़ कम जो है उनको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, और दूसरा हम अपना जो कानून है उसमें भी तरमीम लेके आ रहे हैं ताकि वो बेलेबल ऑफेंस ना रहे। हमने जो नॉन बेलेबल ऑफेंस में डाला जाए इसको, जो लोग इस तरह की कार्रवाइयाँ, ऑब्वियसली उनकी भी एक कैटेगरी बनाई जाएगी। लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं, पहले भी आप हमारे शो में आए, ये लेजिस्लेशन इतनी ज़्यादा डिले का शिकार आपको क्यों लग रहा है, किस वजह से है? हुकूमत का इसमें सही फोकस नहीं है या कहाँ पर ये मामला ठीक नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि इन चीज़ों को अगर हम ठीक नहीं करेंगे हमारा हेल्थ सेक्टर भी फिर इसी तरह से बहुत ज़्यादा बर्डन का शिकार रहेगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है ना वो बेसिकली आपको पता है कि फूड डिपार्टमेंट तब्दील हो के नया डिपार्टमेंट प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है वो बन गया था, तो उसकी वजह से भी कुछ चीज़ें ताहीर का जो है वो शिकार हुई। तो मुझे उम्मीद है कि हम जिस तरीके से सीनियर लेवल के ऊपर भी इसको परसू कर रहे हैं, जल्दी इंशाल्लाह इस लेजिस्लेशन को करवाने में हम कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि ये मिलावट माफिया का रास्ता जो है वो उसको रोकना बड़ा ज़रूरी है। अगर नहीं रोकेंगे तो मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान के अंदर 34% जो है वो डायबिटीज़ का रेट है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो 100 में से 17 डेथ्स जो हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से हैं, और उसकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की एक मेन वजह जो है वो आपके घी का ज़्यादा इस्तेमाल करना और नाकिस घी का इस्तेमाल करना है। तो इसी तरीके से जो हमारी मतलब डाइटरी हैबिट्स हैं, यानी कि रात को लेट खा के सो गए, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट की डिजीज़ के होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो एक तो ये है कि मिलावट माफिया का रास्ता रोकना, फिर लोगों को एजुकेट करना कि वो उनके लिए कौन सा खाना, कौन सी ग़िज़ा उनके लिए बेहतर है, मुतवाज़िन ग़िज़ा क्या होती है, ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए जो है हर एज ग्रुप्स के हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो रिसर्च भी कर रही है, और बड़ी जल्दी हम वो जो मुतवाज़िन ग़िज़ा के ऊपर जो है जो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं हर एज ग्रुप की, वो लोगों को बताएंगे और उनको ये भी गाइड करेंगे कि ये डाइट कहाँ से, किन किन सोर्सेज से जो है वो आपको मिल सकती है, बेहतर मिल सकती है। ठीक है। अच्छा आसिम साहब, अभी जिस तरह से आपने कहा कि तकरीबन पिछले साल 1100 के करीब जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, उसमें क्या रेशो रही है, जिन लोगों को सज़ा हुई, जिन लोगों को फाइन्स हुए, मिनिमम टू मैक्सिमम क्या फ़ाइन है, मिनिमम टू मैक्सिमम क्या सज़ा है, कितनी इम्प्लीमेंटेशन हुई है? देखिए, हमारे जो पंजाब फूड अथॉरिटी के जो कोर्ट केसेस हैं उनमें कन्विक्शन रेट जो है वो 5% है, विच इज़ अलार्मिंग कि एक इतनी मेहनत के साथ हमने मेहनत
करके कि कई जगहों पे ऊपर जानवरों का मुर्दा जानवरों का गोश्त कर रहे होते हैं या करीबुल मर्ग जानवरों का गोश्त कर रहे होते हैं। हमारी फूड सेफ्टी टीम्स की लड़ाइयाँ भी वहाँ पे हो जाती हैं। मेरी मौजूदगी में एक दो दफ़ा लड़ाई वाले चांसेस जो है वो हो जाते हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। पंजाब फूड अथॉरिटी के लिए बहुत मुश्किल होती है, इतनी आसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जब अगले दिन उनको बेल मिल जाती है तो वो उस तरीके से जो उसका इम्पैक्ट आना चाहिए वो नहीं आ पाता। तो मेरी गुजारिश ये है आपके तवज्जुह से तमाम उन लोगों से कि इसमें कोर्ट्स को भी सेंसिटाइज होना है, पुलिस को सेंसिटाइज करने की जरूरत है, प्रोसिक्यूशन उनके साथ भी हमने उनकी भी ट्रेनिंग्स करवाई, उनको भी जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है ताकि मिल के जो है मिलावट माफिया के खिलाफ जो है वो हम काम कर सकें। ठीक है। अच्छा आसिम साहब, कोई एक लिस्ट 5 चीज़ों की अगर आप हमें बता सकें कि कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मिलावट हो रही है और हमें कौन सी हम एहतियात कर सकते हैं। जैसे अगर हम दूध की बात कर लें, गोश्त की बात कर लें, किस तरह से जो सारिफ हैं वो इजीली बाय कर सकें कि उनको कैसे पता चलेगा? देखिए, गोश्त के हवाले से मैं टाइम टू टाइम कहता रहता हूँ कि गोश्त अपने सामने बनवाएं। ठीक है। मुर्गी लेने जाएं, अपने सामने उसको ज़िबा करवाएं, ये सबसे अच्छा है। और ये है कि वो मुर्गी जो ले रहे हैं वो कम से कम 1.5 किलो से ज़्यादा उसका वज़न होना चाहिए। एक चीज़ उसकी आप जो है वो आँखों से भी देख सकते हैं कि कहीं उसकी आंखों से पानी तो नहीं बह रहा, उसके मुंह से पानी तो नहीं आ रहा। ये उसकी अपेरेंटली बीमारी या उसकी सेहत को ये चीज़ें ज़ाहिर कर रही होती हैं। और इसी तरीके से जब आप मटन या बीफ लेने के लिए जाते हैं तो कोशिश करें कि वो आपको नज़र आ जाता है कि ये हेल्दी है, उसके अंदर से स्मेल वगैरह तो नहीं आ रही। फ्रेश का भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। फ्रेश का भी आपको आइडिया हो जाता है। उसके ऊपर पामको की जो लाहौर के जो लोग हैं उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई है। बाहर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके ऊपर भी जो है वो TMAs की उसके ऊपर स्टैंप्स लगी होती हैं। इसके अलावा मीट सेफ्टी के ऊपर हम एक सेपरेट यूनिट हमने पंजाब फूड अथॉरिटी ने CM साहब की हिदायत के मुताबिक बनाया हुआ है। और इसकी जो जितने भी स्लॉटर हाउसेज हैं उनकी रीमॉडलिंग के ऊपर कि स्लॉटर हाउस को किस तरीके से होना चाहिए, इलीगल स्लॉटरिंग को कैसे रोकना है, उसके ऊपर भी पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो अपना काम कर रही है। तो इसके अलावा जैसे गोश्त के ऊपर मैंने बात की, इसके अलावा आप ऑयल और घी जो है वो वेरीफाइड मतलब जो है वो कंपनी से लेना चाहिए। और इस तरह के मतलब ये है ना कि सबर्ब्स में जाते हैं तो चांसेस हो सकते हैं कि किसी ने जो है ना वो फेक पैकिंग की हो। ये भी इशू, अगर इस तरह का इशू होता है तो ज़रूर 1223 के ऊपर आप हमें इतला कर सकते हैं। दूध के हवाले से हमने पूरे पंजाब में सैंपल्स किए, तकरीबन 75% सैंपल्स ठीक थे। हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। इसमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। हम मिल्क सेफ्टी की टीम्स को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मज़ीद अपनी कैपेसिटी को इन्हेंस कर रहे हैं ताकि जो है वो मिल्क की सेफ्टी और उसके साथ साथ हम जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं जिनमें गवाला एसोसिएशन है, मिल्क सेलर्स एसोसिएशन है, पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन है, टेट्रा पैकेजेस वाले हैं, इन सब के साथ मिलके हम जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन को इन्हेंस करना और उसकी फार्म गेट के करीब जो है उसकी किसी न किसी पैकिंग के अंदर लेके आना, उसके ऊपर काम करें ताकि वो एक ट्रेसेबिलिटी उसकी इंश्योर हो। क्योंकि प्रोडक्शन जब तक ज़्यादा नहीं होगी सिंथेटिक होने के चांसेस को आप नहीं रोक सकते। तो उसको प्रोडक्शन से लेकर उसकी एंड कंज्यूमर तक का जो सारा का सारा सप्लाई चेन है उसके ऊपर जो है वो हम इन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि जो दूध अवेलेबल हो वो उसकी क्वालिटी कोशिश की जाए कि प्योर फॉर्म में अवेलेबल हो। ठीक है। अच्छा, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं बहुत ज़्यादा उनका इस्तेमाल होता है, केचप्स हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, घरों में अचार का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और सबसे ज़्यादा जो हमने भी कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोज़ देखी हैं इनमें बहुत ज़्यादा दो नंबरी हो रही है। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं तमाम ख़वातीन से आपके प्रोग्राम से गुजारिश करूँगा कि हमारे बचपन में जो है वो हमारी वालदा आज भी ख़ुद वो बनाती हैं, अचार बनाती हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म की सॉसेस खुद जो है वो बनाते हैं। तो बाहर की इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। अगर कहीं पे भी आपको इशू नज़र आता है कि केचप जो है वो सही तरीके से नहीं बन रहा, मायोनीज सही नहीं बन रहे, अचार के हवाले से इशू है तो आप 1223 पे पंजाब अथॉरिटी को जैम के ऊपर इशूज़ जितनी भी ये प्रोसेस्ड चीज़ें हैं
इनमें इश्यूज होने के चांसेस होते हैं, बावजूद हमारी इंस्पेक्शंस के, बावजूद हमारे उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी करने के, कोई ना कोई इशू हो सकता है। तो लिहाजा एक तो ये है कि जब भी लें किसी जो है ऑथेंटिक जो कंपनीज हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, ऑब्वियसली ठीक है, बड़े स्टोर्स बन चुके हैं, उनको प्रेफर करना चाहिए कि वहाँ पे जो हाइजीन या फूड सेफ्टी के इश्यूज हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो बच्चों की न्यूट्रिशन है उस हवाले से भी अगर थोड़ी सी बात कर लें, फास्ट फूड का रुझान बहुत ज़्यादा बच्चों में हो गया है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो कैंटीन्स हैं वहाँ पर क्या कोई चेकिंग होती है? इन तमाम प्राइवेट जगहों पर किस तरह से चेकिंग की जाती है? और बच्चों की स्पेशली न्यूट्रिशन अगर आप हमें थोड़ी सी गाइड कर सकें। देखिए, पंजाब फूड अथॉरिटी जो मुख्तलिफ कैंटीन्स हैं तालीमी इदारों की, उनके ऊपर हमारी रेगुलेशंस भी मौजूद हैं और हम उनको टाइम टू टाइम चेक भी करते रहते हैं। लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये है कि पेरेंट्स को, स्पेशली मदर्स को एजुकेट करना कि उनके बच्चे के लिए कौन सी ग़िज़ा अच्छी है। ठीक है। जंक फूड इज़ नो सोल्यूशन, ऑल प्रोटीन इज़ नो सोल्यूशन। ऑयली जो आप बच्चों को पिज़्ज़ास, बर्गर, यानी कि कोशिश ये की जाए, माज़रत आपको मैं इंटरप्ट करूं क्योंकि टाइम हमारे पास खत्म हो गया, कोशिश। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब बात करते हैं कौमी असम्बली की, जहां कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आमद के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने शदीद एहतजाज किया। ऐवान में अपोजिशन की जानिब से नारेबाजी की गई, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी गई। इस तरह के वाक़यात देखने को मिले, जिसके जवाब में फिर मुस्लिम लीग नून के अरकान ने भी जवाबी नारेबाजी की और इस हंगामा के सूरत हाल के बायस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीर किए बगैर ही ऐवान से वापस रवाना हो गए। ये वाक़या एक बार फिर से मुल्क की पार्लिमानी सियासत में जारी कशीदगी और तनाव को नुमाया भी करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जहाँ हुकूमती और अपोजिशन जमातों के दरमियान दूरियां मुसलसल बढ़ रही हैं। और अब सवाल यह है कि क्या इस तरह की सियासत जमहूरी निज़ाम को मजबूत कर सकती है या फिर मज़ीद नुकसान पहुँचाएगी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आलमी सियासत में भी एक अहम पेशरफ्त हुई है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें सदर के तौर पर हल्फ उठाया है और उनकी सदारत के आगाज़ को पाकिस्तान के लिए एक नए दौर के तौर पर पेश किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमेरिका के दौरे के दौरान अहम अमरीकी शख्सियात से मुलाकात की और पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद भी जाहिर की है। अब देखना यह है कि क्या वाकई ट्रंप का ये दौर है ये ताल्लुकात का एक नए बाब का आगाज़ करेगा, और अगर हाँ तो फिर ये ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए कितने फ़ायदेमंद साबित होंगे। आज के शो में हम इन तफसीली दोनों मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सियासी मंजरनामे की जो पेचीदगियाँ हैं उसको समझने के लिए मुल्की सियासत में बढ़ते हुए जो इख्तलाफात हैं उनके असरात पर भी बात ही करेंगे, और साथ ही अमरीका में तब्दीली हुकूमत के पाकिस्तान पर मुमकिन असरात का भी जायज़ा लेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राणा साहब, जो कि ना सिर्फ कौमी असम्बली में हालिया पेशरफ्त पर रोशनी डालेंगे, उनसे हम इस हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं उनका नतीजा वो क्या निकलता हुआ देख रहे हैं। ख़ास तौर पर बानी PTI की उस ट्वीट के बाद, जो कि एक बार फिर से तनाज़े की सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है, और पार्टी के जो दूसरे लीडर्स हैं वो इस सूरत हाल से काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उनकी तरफ से रिक्वेस्ट बानी PTI से यही की गई थी कि जब भी ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है तो हमें किसी भी ऐसे इशू को नहीं बढ़ाना, हमें फ़ौज के खिलाफ कोई बयान नहीं देना, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बयान नहीं देना। लेकिन बानी PTI की तरफ से जो इस वक्त सोशल मीडिया पर हमने देखा, जो ट्वीट सामने आई है, उसके बाद हालात काफ़ी मुश्किल का शिकार दिखाई दे रहे हैं। सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राणा साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कौमी असम्बली का इजलास के दौरान वज़ीर आज़म एक बार फिर से तकरीर के बगैर चले गए। अब सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल अब होती जा रही है, आप उनकी इस तकरीर के बगैर रवानगी को किस नज़र से देख रहे हैं? अब ये जो रवैये हैं ये जमहूरी रवायात के मुताबिक हैं या फिर जो इससे सियासी तकसीम है मज़ीद गहरी होती है आपको दिखाई दे रही है? जो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान खलीज है वो आपको बढ़ती भी दिखाई दे रही है, या कुछ लग रहा है कुछ कमी आएगी? असम्बली में वज़ीर आज़म की आमद पे सवाल करेंगे कि वो जब भी आए ज़रूर खिताब करें, ये कोई ज़रूरी नहीं होता जी, और जब आए और वो खिताब कर लें, ये भी पार्लिमानी रवायात का हिस्सा है। हिज़्ब इख्तिलाफ वो कर रही है जो पाकिस्तान के अंदर बहुत अरसे से होता है। आपको याद होगा इमरान खान पहले दिन तकरीर नहीं कर सके थे प्रेशर में आके। शहबाज शरीफ के साथ वो नहीं है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रेशर्स में PTI के अपनी जब बात करना चाहिए की है। ये नहीं हुआ कि वो खड़े हुए थे और उन्हें बोलने नहीं दिया गया। वो कल आए थे अपनी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी की अश्कशोई के लिए, और जो कि उसका बड़ा जमहूरी मुतालबा था कि प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए और उनके वज़रा को भी आना चाहिए, क्योंकि ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि अगर प्राइम मिनिस्टर बिजी हैं तो उनकी कैबिनेट के अरकान और उनकी पार्टी के अरकान भी ऐवान में मौजूद ना हो। तो मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल जमहूरियत की एक सही अक्कासी थी जो कल का माहौल था। और पाकिस्तान के अंदर या बहुत सारी पार्लियामेंट में दुनिया में यही होता है, कुर्सियां भी चल जाती हैं, नारेबाजी होती है, लोगों का गम गुस्सा होता है, लेकिन इसी तरह निकलता है।
इसी को कैथारसिस कहते हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ समझती है कि पार्लियामेंट में उनकी आवाज जानी चाहिए, तो उन्होंने अपनी आवाज उठाई और गवर्नमेंट को खंदा पेशानी के साथ उसको सुनना चाहिए। फिर होता है रूल्स ऑफ द बिजनेस, आप तय करते हैं कि जी जब कायदे ऐवान यानी वजीर आजम बोले, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बोले, तो एक दूसरे को सुना जाए। अब वजीर आजम अगर कल तकरीर कर रहे होते और उन्हें ना सुना जाता तो फिर उमर अयूब के लिए भी बहुत मुश्किल होती, और उमर अयूब या पीटीआई की लीडरशिप बाकी जिस दिन किसी दिन खास दिन बात करना चाहेगी और फिर हुकूमत ने तय किया तो फिर वो ये कुछ उधर से भी हो जाएगा। लेकिन हुकूमत बड़ा भाई होती है और उनको देखना भी चाहिए, लोगों का जो जज्बात का इजहार है वो भी होना चाहिए। सलीके तरीके पे हम बहुत बात कर सकते हैं कि बैठ के भी बात हो सकती है, सुकून से भी हो सकती है, लेकिन नहीं, जब हिज़्ब इख्तिलाफ ये समझती है कि उनका लीडर बंद है और इमरान खान, और उसकी रिहाई के लिए उन्हें जो भी करना चाहिए लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है, ये मैं लोगों को दिखाने की बात इसलिए कह रहा हूं कि आपने देख लिया कि पब्लिक में इनकी लीडरशिप गायब हो जाती है और जो 2-3 लोग आते हैं वो 26 नवंबर को निकल जाते हैं अपने लोगों को छोड़ के। लिहाजा कोई ये नहीं आप कह सकते कि हम गुसारी या जज्बात का इजहार पीटीआई सच्चे जज्बों के साथ कर रही है, उनकी भी कंपल्शंस हैं। उन्हें इमरान खान को भी दिखाना है, लोगों को भी दिखाना है कि हम आपकी आवाज है, और बिल्कुल ठीक है वो दिखा रहे हैं। कल लेकिन आमिर साहब जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि जो ऑपोजिशन ऑब्वियसली वो सब कुछ करना चाह रहे हैं कि किसी तरह से उनके जो लीडर है बानी पीटीआई इमरान खान है वो किसी तरह से जेल से बाहर आ जाएं, लेकिन फिर जब मुज़ाकराती अमल शुरू होता है, फिर से वही बात है, ख्वाजा आसिफ ने पहले भी कहा था कि जब भी मुज़ाकराती अमल शुरू होगा तो गारंटी कौन लेगा खान साहब की कि वो फिर इस पर यू टर्न नहीं लेंगे या वो फिर कोई बयान दागना नहीं शुरू कर देंगे। एक बार फिर से हमने देखा कि सोशल मीडिया पर वो एक्टिव हुए और उनकी जो भी उनकी टीम है वो जो ट्वीट करती है, वो जो ट्वीट मंजर आम पर आया एस्टेब्लिशमेंट फौज के खिलाफ, एक बार फिर से आपको लगता है मुज़ाकरात सबूताज हो चुके हैं या अभी कहीं ना कहीं कोई बातचीत चल रही है? देखिए मुज़ाकरात में कहीं तय पाया दोनों पार्टियों के बीच में, सीज फायर हो गया, बयानात नहीं देंगे, ट्विटर नहीं करेंगे, ये नहीं हुआ। दोनों ने तय किया है कि मुज़ाकरात हर सूरत में जारी रहेंगे। कल हुकूमती पार्टियां सारी बैठी हैं, वो जवाब तैयार कर रही हैं, जो पीर मंगल को वो कहेंगी कि आए बैठे हम वहां जवाब देंगे। जो पीटीआई कह रही है अंगूठा रख के गर्दन पे कि जनाब नहीं, हमें आप पहले जवाब दें, आप कमीशन बना रहे हैं, नहीं, गवर्नमेंट कभी ये बात नहीं कहेगी, वो कहेगी पहले आप आके बैठेंगे, हम आपको वहां जवाब देंगे। जैसे 2 मीटिंग्स पहले हुई और तीसरी में उन्होंने आके रिटर्न जवाब दिया, तो ये मीटिंग मेरे ख्याल में तो एक और होगी। उसके अंदर अगर गवर्नमेंट और हिज़्ब इख्तिलाफ में आपस में ज़ाहिर है ये लोग रोज मिल रहे हैं और उसमें स्पीकर अहम किरदार अदा कर रहे हैं, कुछ तय हो जाता है तो बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि मुज़ाकरात के बगैर चारा नहीं है। आज टूट जाए कल को आपको फिर बैठना होगा। इसके बगैर जो ताकत के जरिए आप हुक्मरानी हासिल करना चाह रहे थे 26 नवंबर को, वो आप नहीं हासिल कर सके। आप मैदान छोड़ के भाग गए। पीटीआई की बात कर रहा हूँ, उनकी लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। वर्कर तो बेचारा आता ही है, जब लीडरशिप ही ना रहे तो वर्कर ने क्या करना है वहां पे खड़े होके। जो कस्में कुराने दे के लोगों को लेके आए थे वो खुद ही निकल गए। तो ऐसे में बातचीत के अलावा कोई चारा नहीं है। इमरान खान बिल्कुल ट्वीट करते हैं जिससे हमारी एस्टैब्लिशमेंट भी नाराज होती है, गवर्नमेंट के ऊपर भी वो बड़ी फप्तियां कसते हैं, वो भी नाराज होते हैं, लेकिन ये चीजें चलती रहती हैं। वो क्या क्या नहीं कहा इमरान खान ने, इसके बावजूद बैठे हैं ना, तो बैठना पड़ेगा और आगे चलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि कुछ हल होगा? बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का हल कुछ नजर नहीं आ रहा, मतलब किसी रुख जाते दिखाई नहीं दे रहे और एंड पे खबर यही सुनने को मिलेगी कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो सकते हैं, इसका इम्कान मौजूद है, लेकिन ये सिलसिला चलेगा क्योंकि पीटीआई ने 2 बुनियादी मुतालबात, जो 26वीं तरमीम का था वो सुप्रीम कोर्ट में ले गए और 8 फरवरी का मैंडेट उसके ऊपर पीछे हट गई, वो लिख के मुतालबात नहीं दिए। अब उनके जो मुतालबात हैं उसके ऊपर आज नहीं कल पेशरफ्त होनी है। जिस तरह की भी होगी पीटीआई और मजीद कंसेशन देगी और कुछ अपनी लीडरशिप के लिए कंसेशन लेगी, इसी पे सौदा होना है, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं होना। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ अमरीकी सदर के हल्फ बर्दारी की तकरीब के हवाले से भी कुछ बात कर लेते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमरीकी दौरे के दौरान सदर ट्रंप या दीगर शख्सियात से जो मुलाकात है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? पाक अमरीका ताल्लुकात के तनाजुर में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कुछ इन चीज़ों को भी किया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद क्यों नहीं थे, क्या उनको इन्विटेशन नहीं था? और बहुत से ऐसे मुस्लिम लीग के अरकान हैं जिनके इंटरव्यूज़ में वो ये कह रहे हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का कि प्राइम मिनिस्टर को इस हवाले से कोई इन्विटेशन आया या नहीं आया, या मोहसिन नकवी कैसे गए। किसी को भी इन्विटेशन नहीं आया, हमारे सिर्फ सफीर को इन्विटेशन था जो ओथ की तकरीब में बाकी दुनिया की डिप्लोमेटिक कोर के साथ मौजूद थे, रिजवान शेख साहब, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो भी गया है वजीर दाखिला हैं वो अपनी हैसियत में गए हैं,
वो मुलाकातें कर रहे हैं बतौर वजीर दाखिला, उसकी वो प्रेस रिलीज भी जारी कर रहे हैं। देखिए ना, एक दो दूर दराज हाल में बैठ के आपने वीडियो पे सुन लिया, वो ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में सुन लें। वहां आप सुन रहे हैं, वहां पे कांग्रेसमैन भी हैं, आपको अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते का मौका मिलता है, वो पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं। एक ट्राई मारने की कोशिश है, क्योंकि हमारी जो बाइडेन इंतजामिया के साथ मुलाकातें मौजूद थी, लेकिन जो बाइडेन ने तो 4 साल पाकिस्तान से कोई राब्ता नहीं रखा, हालांकि उनके सबसे ज्यादा पर्सनली पाकिस्तानी सियासतदानों के साथ राब्ते मौजूद थे, लेकिन उनकी एक इंतजामिया का फैसला था। उसके बावजूद उनको कहा गया कि उन्होंने, इमरान खान ने क्या नहीं कहा, और अब भी वो यही कह रहे हैं कि बस ट्रंप के आने से जब उनको ये हुआ कि भाई ना हमारा नाम ले रहा है, ना हमारे लिए ट्वीट आ रहा है, तो वो कहने लगे नहीं, बस वो अगर आ गया तो हमें ये यकीन हो गया कि जो बाइडेन इंतजामिया पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमें की जो बैक में थी वो हट गई, तो हमारे लिए ये भी बड़ा अच्छा होगा। क्योंकि बयानियां बनाते बनाते वो भी थक गए हैं कि रिचर्ड गार्डनर ट्वीट करते हैं तो वो उसको समझते हैं कि बस ये तो सब कुछ हो गया है। जब वो खामोश होते हैं तो अब उनके नीचे आप देख रहे हैं वो क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने तो कोई बात नहीं की जब से हल्फ हो गया, 48 घंटे हो गए उस बात को। तो ये चीजें चलती रहेंगी। हमारा अमेरिका के साथ लव एंड हेट का रिलेशन है, अवाम के अंदर बहुत ज्यादा हेट है, उसी को इमरान खान ने पहले कैश किया। आज वो समझते हैं कि अवाम मेरे साथ है तो मैं अमेरिका के साथ मिल जाऊं तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा, अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है? देखना तो ये है ना कि हमारी उनके लिए क्या अहमियत है। उन्होंने तो चाइना के मुकाबले में इंडिया को चुन लिया, स्ट्रेटेजिक पार्टनर चुन लिया, इकोनॉमिक पार्टनर चुन लिया, सारी टाइज उनके साथ हैं। तो हमें तो रेलिवेंट रहने के लिए अपने लिए कोशिश करनी है। अमेरिका को जरूरत नहीं रही, अमेरिका ने हमेशा में यूज किया और निकल गया। और ये हर मुल्क अपने मफाद में अपनी खारजा पॉलिसी चलाता है। यही कुछ हमारे सोचने का मकाम है कि जाहिर है हम भी दुनिया से कट के नहीं रह सकते, हम अमेरिका के साथ नहीं कट सकते, हम चाइना के साथ नहीं कट सकते, हमें भी दुनिया में रेलिवेंट रहना है। तो हमारे फॉरेन ऑफिस को, हमारी गवर्नमेंट को भी रेलिवेंट रहने के लिए अपनी कोशिशें करनी चाहिए। ये नहीं है कि जी उन्होंने भारत को बुला लिया तो हम कुट्टी कर जाएं, ऐसे नहीं हुआ करता दुनिया में। उन्होंने कितने मुल्कों को बुलाया, कितने मुल्क गए हैं, बहुत सारे मुल्कों के साथ उनकी भी ख्वाहिशात हैं, वहां पूरी नहीं हो रही। वो चाइना को दबाव में लाना चाहते हैं, वो कनाडा को दबाव में ला रहे हैं, उनके अपने हैं ट्रंप के मफादात, उनके अमेरिका के साथ वो गोरे अमरीकी को पुश करना चाहते हैं, जिसके लिए वो तमाम तरह इकदाम कर रहे हैं। तो ये ठीक है। अच्छा आमिर साहब, एक और सोशल मीडिया पर नैरेटिव चल रहा है, मैं चाहूंगा उसको भी थोड़ा सा क्लियर करें। या आपकी उस हवाले से क्या राय है कि हरबरदारी की तकरीब में इसी वजह से पाकिस्तान की आला क़यादत की बात कर लें, प्राइम मिनिस्टर की बात जब हम कर रहे हैं, तो उन्हें इसलिए मदऊ नहीं किया गया क्योंकि जो ट्रंप का झुकाव है वो बानी पीटीआई की तरफ है। ये एक नैरेटिव सोशल मीडिया पर डेवलप हुआ है। नहीं, अब कहने को तो कुछ भी किया जा सकता है, तो फिर बानी पीटीआई यानी इमरान खान को क्यों नहीं बुला लिया? वो तो फैमिली टाइज में चले गए थे, वो तो दोस्तानी और याराने में चले गए थे, जिसकी सजा हमें 2 तरह से मिली। मकबूजा लेकिन आपको नहीं लगता कि वो सोशल मीडिया के थ्रू इन तमाम पॉइंट्स को कैश कर लेते हैं? जी 1 मिनट। उन्होंने पाकिस्तान को दोस्त बना के, जब बकौल इमरान खान के जी मुझे तो वर्ल्ड कप जैसा रिस्पांस मिला, मकबूजा कश्मीर उनके हवाले कर दिया और पाकिस्तानियों को आधे घंटे की धूप की सजा इमरान खान ने दे दी कि खड़े हो जो जुम्मे वाले दिन। तो नैरेटिव की बात नहीं है, बात तो हकायक और सच्चाई की है। तो नैरेटिव तो उन्होंने बना लिया था ना कि ट्रंप जीत रहा है और इमरान खान बाहर आ रहा है। तो मैं भी तो चाह रहा हूं, बार बार यही कह रहा हूं कि ट्रंप कब ट्वीट करेंगे, कब वो पाकिस्तान को मैसेज देंगे, कब इमरान खान रिलीज होंगे, हमारी इंतजामिया यानी हमारी एस्टैब्लिशमेंट क्या करेगी, हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, वो भी हमारा देखने का सब्जेक्ट होगा। इमरान खान ने सदा जेल में तो नहीं रहना, ना कोई सियासतदान रहा है। सबने अपने अपने टाइम पे आना है। बात समझने की पीटीआई के लिए है कि वो घुटनों के बल एस्टैब्लिशमेंट को नहीं ला सकी। उनका ट्रंप कार्ड आखिरी यही था कि ट्रंप ओथ लें, और या उससे पहले या बाद में। मुशाहिद हुसैन सैयद पीटीआई में हुए बगैर सबसे बड़े सुर्खैल हैं इस बात के कि एक कॉल यूएई से आएगी, एक सऊदी अरब से आएगी और सब कुछ हो जाएगा। तो सबने अपने मफादात देखने हैं। जब लोग क्लिंटन की बात करते हैं, जैसे अभी किताब में भी आया कि जी नवाज शरीफ को उसने छुड़वा लिया कि इसको फांसी नहीं देनी। नवाज शरीफ का और क्लिंटन का एक राब्ता था। जब क्लिंटन सारी दुनिया में तनाव हो गए थे तो नवाज शरीफ उनके साथ मिल चुके थे एक जगह पे जाके, और उनके पास पहुंच गए थे कमरे में। तो ताल्लुक बनाया जाता है। इमरान खान का कितना ताल्लुक है ये हमें अभी देखना होगा, समझना होगा। उन्होंने क्या बनाया मुल्कों के साथ, क्या रखा, उनकी पार्टी कैसे चलेगी, ये हम सबके देखने का सब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, बानी पीटीआई के ताल्लुक से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की अब सदारत, जो दूसरा उनका टेन्योर है, जो पाक अमेरिका ताल्लुकात है, उसमें आपको क्या लग रहा है, बेहतरी के कोई इम्कानात आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान अपनी लॉबिंग कर रहा है ना, चाहे वो सऊदी अरब के जरिए करे, चाहे वहां ट्रंप इंतजामिया के अंदर मौजूद लोगों के साथ, अपनी पाकिस्तानी डायस्पोरा के साथ मिलके, एम्बेसी के जरिए, फॉरेन ऑफिस के जरिए करे, तो पाकिस्तान को करना चाहिए। पाकिस्तान का आइसोलेशन में रहना, मैं अभी आपसे कह रहा था, किसी तरह भी दुरुस्त नहीं है। हम ये नहीं हो सकता कि जी आप ये समझ लें, बिलफर्ज 1 मिनट के लिए हकीकत मान लें कि जी इमरान खान और ट्रंप की बड़ी दोस्ती है लिहाजा पाकिस्तान माइनस हो रहा है। नहीं हो रहा ना। इमरान खान भी पाकिस्तानी है, उनके अपने मकासद हैं, गवर्नमेंट के अपने मकासद हैं, ट्रंप के बिल्कुल अपने मकासद होंगे अपने अमेरिका के लिए। तो पाकिस्तान को बतौर स्टेट एक ऐसा रास्ता इख्तियार करना है
और वो मेरा ख्याल इख्तियार कर रहे हैं कि जहां मुतवाजन हम चल भी सकें, ना हम चाइना से टूट जाएं, ना हम अमेरिका के साथ जुड़ जाएं। हमें दोनों के साथ लेके चलना है, क्योंकि हम खित्ते में बिल्कुल जोग्राफियाई तौर पे जुड़े हुए हैं चाइना के साथ, जिसने हमेशा हमारी मदद की है, सपोर्ट किया। अमेरिका आया, उसने अपने मुफादात के तहत किया है। तो उनके जो मुफादात हैं, उनके साथ हमारे भी बहुत सारे मुफादात, हमारी एक्सपोर्ट्स जुड़ी हुई हैं, हमारे IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ ताल्लुकात जुड़े हुए हैं, उनको लेके चलना है। ये छक्के मारने की कहानी नहीं है कि जी इधर मार दिया और उधर मार दिया, नहीं, हमें सबको लेके चलना है साथ। वन साइडेड लव स्टोरी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप किस तरह से देख रहे हैं अमेरिकी सदर की जो शख्सियत है, उनकी पॉलिसीज को जब देखा जाए, उनके बयानात को देखा जाए, उनकी शख्सियत को लेकर, उनके बयानात को लेकर पेंटागन भी परेशान रहता है। तो आप क्या समझते हैं ट्रंप का दौर ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए कैसा रहेगा? पाकिस्तान के लिए आपको क्या लगता है, हमारे लिए कुछ ज्यादा इक्तिसादी फवायद होंगे या कुछ चैलेंजेस भी बढ़ सकते हैं? पाकिस्तान के लिए दोनों सूरतें हो सकती हैं, और ट्रंप चूंकि हैरान कुन है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मुवाजना करते हैं कि जी बड़ी सोबतें ट्रंप ने बर्दाश्त की, इमरान खान ने की। ट्रंप ने जो कुछ किया अमेरिकन के लिए कर दिया ना, आते ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू कर दिए। जब इमरान खान को बड़ी आस और उम्मीद के साथ 2018 में लॉन्च किया गया था, वजीर आजम बनाया गया था, तो इन्होंने क्या कहा था, 100 दिन में मैं तमाम जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं जो नुकसान में है, खसारे में है, या इनको मैं निजकारी कर दूंगा या इनको मैं ठीक कर दूंगा। फिर 6 महीने मांगे, फिर साल मांगा, और फिर उसके बाद कहा हमें तो बड़ा टाइम चाहिए तैयारी के लिए, शुक्र है हमें पहले नहीं मिली थी। पहले वो KP की गवर्नमेंट कह रहे थे कि शुक्र है हमें विफाक नहीं मिला। जब विफाक मिला, कि आज तीसरी हुकूमत है KP में, उन्होंने क्या कोई कारनामा अंजाम दिया वहां पे? वो कहते थे कि मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटियां और पता नहीं क्या क्या करूंगा। मुझे एक बताएं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत गवर्नर हाउसेज और PM हाउस में यूनिवर्सिटी बनानी थी, वो क्यों नहीं बनाई उन्होंने? कितना बड़ा काम था वो। तो KP में यूनिवर्सिटियों की जमीनें बेचने पे आए हुए, अली अमीन गंडापुर इश्तिहार आ रहे हैं वहां पे पैसे नहीं है तनख्वाहों के। तो क्या तीसरी हुकूमत में उन्होंने क्या काम किया है? इमरान खान डेंगू के दिनों में हेलीकॉप्टर पे घूमने निकल गए, तो लोगों से कहा कि नहीं, मैं तो वहां नए सियाती मकामात देख रहा हूं। अच्छा, आपको और कोई मिला कोई नया सियाती मकाम तीसरी हुकूमत में KP में किया हो, या पुराने वालों का भी बेड़ा गर्क हो गया? ये है कंपैरिजन अगर आपको लीडरशिप में करना है कि ट्रंप अगर उनके लिए आप ये नहीं कह सकते कि वो क्या करेंगे, तो इमरान खान के लिए भी तो यही है ना कि कब U-टर्न ले जाएंगे, किस बात से। तो ट्रंप कम से कम अपने मुल्क के लिए तो कर रहे हैं ना, जिस गोले से वो वोट लेके आए हैं उसके वादे को तो पूरा कर रहे हैं ना, उसके लिए वो शुरू हो गए हैं काम करने के लिए। आज जब उनका दूसरा दिन शुरू होना है, तीसरा दिन शुरू होना है, हमारे यहाँ तो हो गया, तो वहां वो क्या करने जा रहे हैं वो बताते जा रहे हैं हर रोज के एक्शन के साथ। हमारे यहाँ तो बयानिया था कि हेलीकॉप्टर पे आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर पे जा रहे हैं, साइकिल पे आएंगे, वो सारी चीजें भुला दी, आनिया जानिया, देखो काम कुछ ना किया। ठीक है। अच्छा, अभी ट्रंप के आने के बाद आप किस तरह से देख रहे हैं? यूक्रेन मसले पर उन्होंने चीनी सदर से भी मदद मांगी है, दूसरी तरफ वो चीन पर चढ़ाई भी बहुत ज्यादा कर देते हैं। 1 फरवरी से भी कहा जा रहा है कि 10% टैरिफ आयद करने का सोच रहे हैं। मसनूई जहानत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो $500 बिलियन लगाना चाह रहे हैं। एलॉन मस्क को ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा नवाजना चाह रहे हैं अपने दोस्त को। और चाइना के हवाले से आपको क्या लगता है कि अमेरिका और चाइना के दरमियान जो एक रिफ्ट है वो मजीद बढ़ेगी ट्रंप के दौर में? देखिए, चाइना लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे बिलीव करता है, और आज उसी का नतीजा उसकी तरक्की का है कि हमारे साथ चलने वाला और हमारे साथ मिलके चलने वाला कहां खड़ा है और हम कहां खड़े हैं। तो चाइना को पता था ट्रंप क्या क्या कर सकते हैं, उन्होंने अपनी पॉलिसियां बनाई हुई हैं। ये मेरे और आपके फिक्र से ज्यादा ये है कि हम कहां खड़े होंगे उसके बीच में। पाकिस्तान के लिए बतौर वो $500 बिलियन मोहम्मद बिन सलमान से ले लें कि पहली दफा विजिट अगर मैंने तुम्हारा किया तो दूसरी दफा के लिए मुझे पैसे इतने चाहिए होंगे, वो किसी और से ले लें, वो चाइना से ले लें। ये उनके मसाइल हैं कि अमेरिका को वो ग्रेट बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। टैरिफ बढ़ा के जवाबन उनके ऊपर जब कोई मुल्क लगाएंगे पाबंदियां तो अमेरिका किस तरह सस्टेन करेगा, ये वो सोच रहे हैं। हमें तो सिर्फ अपनी जान बचानी है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं पल्ले में। हमारे पास तो जो अपनी जान अगर बचानी है तो इन आलमी हालात में फिर आप किस तरह से देख रहे हैं, जब हमें ये क्लियरली नजर आ रहा है कि चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका इस वक्त हिंदुस्तान पर इन्हिसार कर रहा है, फिर पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है किस संक में उसको आगे बढ़ाएं, हमारे ताल्लुकात भी किसी मुल्क के साथ मजबूत रहें, मुस्तहकम रहे, यहां पर भी थोड़ी स्टेबिलिटी आए। बिल्कुल यही बात है कि आपको अंदरूनी तौर पे भी इस्तेकाम चाहिए और बैरूनी तौर पे आपको राब्ते उस्तवार करने हैं। तो चाइना के साथ आपका गैप नहीं है इस वक्त, चाइना के साथ आप ठीक जा रहे हैं, और उसी तवस्सुत से आप जो अमेरिका में है वहां पे राब्ता रखे हुए हैं। अमेरिका देखे ना, जो अगर एड बंद हुई है तो 300 मिलियन 3 महीने के लिए, तो उसमें पाकिस्तान को तो कोई एड नहीं आ रही। पाकिस्तान के साथ जो उनकी डिफेंस टाइज थी वो कितने अरसे से एक पुर्दा नहीं दे रहे हमें। हमारा ये नहीं है कि अगर दे नहीं रहे तो हम उसके ऊपर रिलाय नहीं करना चाहते। बेस्ट टेक्नोलॉजी दुनिया की उन्हीं के पास है, हम चाहते हैं उनके साथ रहें। हमारी एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा, हमारा तो सारा कुछ इक्तिसादी तौर पे अमेरिका के साथ चलता है, जिस तरह चाइना के साथ चलता है, UAE के साथ चलता है, गल्फ कंट्रीज के साथ चलता है। पाकिस्तान को सेंटर में रहते हुए अपने रास्ते बनाने हैं, और यही लीडरशिप का इम्तिहान होता है कि इसमें कैसे ओहदा बराओगे।
ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार आमिर इलियास राणा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और उम्मीद यही की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो दूसरा टेन्योर होगा ये पाकिस्तान के लिए बेहतरी लेकर आएगा, लेकिन यहाँ पर हमें भी ये सोचने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसको बेहतर अंदाज में चलाया जाए। कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को जब हम देखते हैं तो अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो चाइना के साथ बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। चाइना पाकिस्तान को कब से सपोर्ट करता आ रहा है और उसके सिलसिले में जो CPAC का प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर ज़रूर साबित होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। पाकिस्तान में ई-कॉमर्स और ऑनलाइन पैसा कमाने के वादे के साथ महंगे कोर्सेज फरोख्त करना एक नफ़ा बख्श लेकिन मशकूक रुझान भी बन चुका है। नौजवानों को ख्वाब दिखाए जाते हैं कि वो चंद आसान तरीकों से हज़ारों डॉलर कमा सकते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसे बहुत से कोर्सेज धोखाधड़ी पर मबनी भी होते हैं। इसी रविश पर चलते हुए मारूफ इन्फ्लुएंसर्स हैं जिसमें रजब भट्ट हैं, ढकी भाई हैं और नदीम नानीवाला हैं। इन्होंने भी ई-कॉमर्स कोर्स शुरू करने का ऐलान किया है। इस कोर्स को ऑनलाइन कामयाबी का राज करार दिया जा रहा है, जिसमें दावा ये किया गया है कि शुरका जल्द पैसा कमाना शुरू कर देंगे। लेकिन इस मंसूबे की हकीकत, इसकी शफाफियत और कानूनी हैसियत पर भी कई सवालात खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान में ई-कॉमर्स कोर्सेज का रुझान हालिया बरसों में अब हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। नौजवान जो हैं वो ऑनलाइन आमदनी के ख्वाब दिखाकर इनसे महंगे कोर्सेज बेचे जाते हैं। रजब भट्ट, ढकी भाई और नदीम नानीवाला का ये मंसूबा जो है ये सवाल उठाता है कि क्या ई-कॉमर्स कोर्सेज जो हैं वो वाकई नौजवानों के लिए फ़ायदेमंद हैं या फिर ये महज एक और धोखाधड़ी है। इसी अहम मौजू पर हमें ज्वाइन किया है एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर फैसल रहीम ने जो यूट्यूब पर इन जैसे फ्रॉडस्टर्स के खिलाफ आवाज़ भी बुलंद करते रहते हैं, जो फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर बेहयाई वाला मवाद नशर करते हैं और नौजवान नस्ल को गुमराही वाले रास्ते पर भी डालते हैं। फैसल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। फैसल बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, हमने बहुत बार देखा कि आपकी जो वीडियोज़ होती हैं इन इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ होती हैं जो फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर नई नस्ल को गुमराह भी कर रहे हैं। अब जबकि फैमिली व्लॉगर्स काफ़ी तनकीद का शिकार भी हैं, तो अभी आपकी नज़र में आपको क्या लग रहा है कि रजब भट्ट की अगर हम बात करें, ढकी भाई की बात करें, नदीम नानीवाला की बात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ये आपको लगता है कि ये इस बिज़नेस की तरफ क्यों आ रहे हैं और क्या उनका राइट नहीं है बिज़नेस करने का? एक्चुअल में इनका जो कंटेंट है वो व्लॉगिंग है जी। तो इनको जो डेली की बेसिस पर एक नया कंटेंट ज़रूरी होता है ऑडियंस को दिखाने के लिए, जिससे ऑडियंस एंगेज हो सके इनके साथ। तो ये कोर्सेज का जो मंजन था, इसको आप मंजन कह लें या कोर्स सेलिंग कह लें, ये 2023 से स्टार्ट हुआ था जब अमेज़ॉन का एरा चल रहा था। स्टार्ट हुआ था और 2024 में भी छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स ने इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया और अच्छे खासे पैसे भी बनाए। लेकिन 2025 के पहले ही मंथ में और पहले ही वीक में इन्होंने अपना कोर्स अनाउंस कर दिया, जिसमें मल्टी कोर्सेज इन्होंने अनाउंस किए हैं, ट्रेडिंग से रिलेटेड, ई-कॉमर्स से रिलेटेड। तो अब अभी तक इन्होंने जो कोर्स की फीस रखी है वो 5,000 रुपये है और इनके फॉलोअर्स को अगर देखा जाए तो तकरीबन 28 मिलियन इन तीनों के फॉलोअर्स को मिलाकर बनते हैं। ठीक है जी। तो अगर एस्टिमेट लगा लिया जाए कि 28 मिलियन फॉलोअर्स में से अगर 1 मिलियन फॉलोअर्स लोग भी इनका कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, तो तकरीबन 5 अरब रुपए की अमाउंट बन जाती है। 5,000 रुपए को देखा जाए तो 5,000 रुपए बहुत छोटी सी अमाउंट है। आई थिंक हर छोटा मोटा जो स्टूडेंट होगा वो दे सकता है जी। लेकिन 5 अरब की बात आ जाए तो ये बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है और ये यूं समझ ले कि एक डबल शाह वाला स्कैम अगेन हमारे सामने देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर देखिए अगेन वही बात है कि बिजनेस करना उनका भी राइट है। आपके पास इस मंसूबे की शफाफियत की अगर आप बात करें कि मंसूबा आपको शफाफ नहीं लग रहा, इसकी कोई कानूनी हैसियत पर सवाल उठाने के लिए कौन से ऐसे शवाहिद हैं जो आप भी पेश करना चाहते हैं कि कानूनी हवाले से ये लोग ठीक नहीं कर रहे हैं? अगर वो एक कोर्स सेल करना चाह रहे हैं, लोगों को सिखाना चाह रहे हैं, तो उसमें आखिर बुराई क्या लग रही है आपको? पैसे कमाना भी उनका भी राइट है। मैंने ये चीज़ नोटिस की है और मेरे पास ऑडियोज अवेलेबल हैं जो उनकी लीक्स हुई थी और एक इन्फ्लुएंसर और भी हैं जिनके साथ इन्होंने कोऑर्डिनेट किया कि आप हमारे ई-कॉमर्स के टीचर बन जाएं। तो उस शख्स ने मना किया इस चीज़ को कि मैं नहीं बन सकता, मुझे अवाम को फ्रॉड नहीं करना अवाम के साथ, मुझे फिर जवाब भी देना पड़ेगा। तो उस बंदे ने, नदीम नानीवाला, मैं नाम लेके बताता हूँ कि उसकी ऑडियो में ये बात साफ क्लियर नज़र आ रही है। वो कह रहा है कि अवाम को सिर्फ बेवकूफ बनाओ, आवाम से पैसे निकलवाओ, यही एक मेन मकसद है। सबने निकलवाए थे लास्ट ईयर, तो इस ईयर हम करते हैं ये काम क्योंकि हम फेमस हैं, हम लोगों की नजर में डेली बेसिस पे आते हैं, तो हम इस चीज को कैश कर सकते।
तो फैसले पर आपको क्या लग रहा है कि जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं उनको अगर हमें इस फ्रॉड से बचाना है, किसी भी किस्म की धोखाधड़ी से बचाना है, इसमें स्पेसिफिकली इन तीनों का नाम नहीं ले रहा, वैसे भी बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, आपको क्या लगता है हुकूमत या जो रेगुलेटरी इदारे हैं उनको फिर आप क्या तजवीज़ देना चाहेंगे? मैं उनको यही तजवीज़ देना चाहूँगा कि एक्चुअल में एक तो चीज़ है, फिजिकल कोर्स हो तो आवाम खुद भी उस चीज़ को जज कर सकती है, कि वेरीफाई कर सकती है कि आया ये बंदा लेजिट है कि नहीं है। अगर एक चीज़ है ही ऑनलाइन है, उस पर आप क्या क्लेम करोगे? अगर आप उनकी सपोर्ट पे जाके उनको क्लेम करते हो कि मुझे कोर्स पसंद नहीं है, मैं रिफंड चाहता हूँ, तो वो उस रिफंड के चक्रों में आपको 15 से 20 दिन में भी 1 महीने तक का टाइम भी हो सकता है, उस स्टूडेंट को लटका के रखते हैं और उसको उसका रिफंड वापस नहीं करते। तो स्टूडेंट फिर फेड अप होकर अपना रिफंड मांगता ही नहीं है, कहता है छोड़ो यार, 4-5 हज़ार रुपए की बात है, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है। तो मैं भी वही बात आ जाती है कि 5,000 रुपए है तो उसके लिए छोटी सी रकम, लेकिन किसी के लिए ये एक बहुत बड़ी अमाउंट बन सकती है। ठीक है। अच्छा, आपको किस तरह से लग रहा है, अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कोई ऐसी स्क्रूटनी मौजूद है या होनी चाहिए कि अगर इस तरह के कोई मशकूक कोर्सेज हैं, कोई भी इस तरह की मशकूक कार्रवाई कर रहा है, तो उसकी तशहीर पर भी किसी तरह से पाबंदी लगाई जा सके? YouTube चैनल्स अवेलेबल हैं जो कि इन कोर्सेज को ऑलरेडी फ्री लॉन्च कर चुके हैं। अगर किसी ने फ़ायदा उठाना है तो वहाँ से उठा सकते हैं। दूसरी बात कि जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे या ये कोर्सेज सामने आएंगे नहीं, तब तक डायरेक्टली अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता आया ये कोर्सेज फ़ायदेमंद हैं भी कि नहीं इंसान के लिए। तो जब तक आएंगे नहीं तब तक अंदाज़ा नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये लोग लेजिट नहीं है, इनके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये ई-कॉमर्स कर सकें। एक डेली व्लॉगर है, एक यूट्यूबर है, टिकटॉकर है, वो क्या कुछ ऑडियंस को सिखाएगा ई-कॉमर्स से रिलेटेड या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड, क्योंकि उनकी अपनी ही नीश डेली व्लॉगिंग है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आप भी ये कह रहे हैं उनकी जो अपनी नीश है, ऑब्वियसली वो सभी जानते हैं कि वो डेली व्लॉगिंग के हवाले से ही है, और बहुत से लोगों का इस हवाले से भी कहना है कि जब फिर इन कंटेंट क्रिएटर्स के पास ऑब्वियसली इन्हें डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ दिखाना है अपने जो नाजरीन है उन्हें भी, तो जब इनके पास कंटेंट की कमी होती है, फिर इस तरह के कुछ ना कुछ जो रास्ते हैं वो इख्तियार किए जाते हैं, उसको पैसा कमाने के लिए कह लें, लोगों की जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने के लिए कह लें। जी, एक्चुअल में इनको एक नया कंटेंट मिल जाता है इस चीज से, वीडियोस बनाने का, वहां से व्यूज आते हैं, वहां से तो ये पैसा कमाते हैं। लेकिन ये है कि हमारे पाकिस्तान का एक्चुअल में ये एरा बन चुका है, ये दौर ऐसा है कि जो 2 लफ्ज सीखता नहीं है वो सोशल मीडिया पे ऑनलाइन उस चीज को सिखाने लग जाता है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हम डिग्री वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये बंदा लेजिट, क्योंकि देखा जो नहीं होता इस शख्स को पहले कि बंदा है कि कैसा है, इसकी नेचर कैसी है, इसने कोर्सेज कौन कौन से किए हुए हैं, इसका बैकग्राउंड कैसा है, इस चीज को हम ऑनलाइन जज नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन एक अनपढ़ इंसान 9th मैट्रिक फेल भी हमारे सामने आ जाए तो उसको भी हम समझते हैं कि ये टीचर है, ई-कॉमर्स सिखाने आया है, कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता उस शख्स के खिलाफ। अच्छा, जिस तरह से आप इन तमाम चीज़ों को रिव्यू करते रहते हैं, जो भी ये फैमिली व्लॉगिंग का कंटेंट है, बहुत से हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये डेली बेसिस पर बना रहे हैं, तो आपको किस तरह से लग रहा है, अगर हम इन तीनों इन्फ्लुएंसर्स की स्पेसिफिकली बात करें, जो अवाम इन पर ट्रस्ट करती है या अवाम इनसे प्यार करती है या जो अपनी मकबूलियत इनकी अब हो चुकी है, आपको लगता है कि इसका दुरुस्त इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस वजह से क्योंकि अवाम भूखी है पैसे की, अवाम को पैसे की भूख है, अवाम को ये जो चीज़ करते हैं, जो चीज़ अपनी वीडियोस में दिखाते हैं, अवाम भी चाहती है हमारे पास भी वो हो। इन्होंने गाड़ी दिखाई, घर दिखाया, तो अवाम चाहती है कि मेरे पास भी गाड़ी हो, मेरे पास भी घर हो। ये कहीं घूमने जाते हैं तो अवाम का दिल करता है कि मैं भी घूमने जाया करूं इन्हीं की तरह। तो ये अवाम की उसी दिल करने को कैश कर रहे होते हैं। ये एक्चुअली अवाम की साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो साइको है उसके साथ खेल रहे हैं। साइको के साथ खेल के उसी साइको को कैश करके ये ई-कॉमर्स का जो कोर्स है इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ बहुत से ऐसे इंटरव्यूज़ भी हैं, बहुत से हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं। वो एक तरफ अगर ये कहते हैं कि हम फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं, हम अपने घर की रूटीन दिखाते हैं, बहुत से लोगों को तनकीद ये भी है कि अपने घर की ख़वातीन को दिखाकर पैसा कमाया जाता है, लेकिन एट दी एंड बहुत से लोग उनके कामों को सराहते हैं। जिस तरह से रजब भट्ट ने कहा कि जो मेरी टिकटॉक की कमाई आती है, जो कि तकरीबन 4 मिलियन के करीब है, मैं उस पैसे को हाथ भी नहीं लगाता, मैं वो तमाम पैसे चैरिटी करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, बच्चों की शादियाँ कराता हूँ, किसी की हेल्थ पर लगाता हूं। ये जो साइड है, ये आपको लग रहा है सिर्फ इंटरव्यूज की हद तक है या वाकई में वो ऐसा कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है?
सर अगर ये काम वो कर रहे हैं तो अप्रिशिएट किया जा सकता है उनको, क्योंकि इनकी जो चीजें हमें दिखाई जाती हैं हमें तो वो फेस पता है, जो चीजें हमें नजर नहीं आती हम उन पे कैसे बात करें। लेकिन ये रजब के इंटरव्यूज में वो काफी बार ये चीजें कह चुके हैं। अब चीजें सामने आ रही हैं। रजब भट्ट ने लास्ट टाइम बताया कि टिकटॉक लाइव से वो 27 से 30 लाख रुपए तक कमा लेता है, लेकिन वो 27 से 30 लाख रुपए कैसे कमाता है ये अवाम को बेहतर पता है। अगर अवाम के सामने आप रजब भट्ट की बात करेंगे तो वो अवाम का पहला रिएक्शन ये होता है कि फैमिली व्लॉगर अपने माँ बेटी को दिखाकर व्यूज ले रहा है और उसी से पैसे कमा रहा है। अवाम का ये रिएक्शन है। देखने वाले इनको नहीं देखते, इनकी फीमेल्स घर की औरतों को ज्यादा फोकस करते हैं। अब लास्ट टाइम एक वीडियो अपलोड हुई थी, आपने शायद देखा होगा, फरूक होकर की, तो उनका भी यही कहना है कि अगर डकी भाई की वीडियोस को देखा जाए तो 7.5 मिलियन उनकी वाइफ के सब्सक्राइबर्स उनकी जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी वाइफ की वजह से हैं, और रिमेनिंग जो 500 सब्सक्राइबर्स हैं वो डकी भाई के ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं। तो मतलब कि इनको ज्यादा जो ऑडियंस मिलती है वो इनकी फैमिली की वजह से मिलती है। ठीक है। अच्छा, ऐसे जो भी मंसूबे सामने आते हैं हमारे, जिसके जो आपके बकौल आप ये कह रहे हैं कि नौजवानों को गुमराह करने के लिए हैं, तो इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई फिर क्यों नहीं की जाती? एक्चुअल में कानूनी कार्रवाई जो है वो कानून के हाथ में, हमारे हाथ में। सोशल मीडिया पे इन फिगर्स को सामने रखना कि जो चीज गलत है हम उसके बारे में बात कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, थ्रू फेसबुक, थ्रू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो हमारे हाथ में जो चीज है हम उतनी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कानून नहीं है, हम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन यह है कि हम सच को सामने रख सकते हैं। कानूनी कार्रवाई, अगर कानून इस चीज पे फोकस करे तो 2023 से लेकर 2025 तक देखा जाए तो फायदा सिर्फ इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स, इन्हीं कोर्स सेलर्स को ही हुआ है, आवाम को फायदा नहीं हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कंटेंट क्रिएटर फैसल रहीम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और जैसे कि नाज़रीन हमने तमाम तर चीज़ें आपके साथ डिस्कस भी की हैं कि बहुत से ऐसे व्लॉगर्स हैं जो फैमिली अपना कंटेंट बना रहे हैं, डेली व्लॉगिंग करते हुए हमें दिखाई देते हैं। ऑब्वियसली उनका राइट है कि वो अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ भी करें, लेकिन जब इस तरह की कोर्सेज मुतारिफ कराए जाते हैं तो यकीनी तौर पर उनकी जो जाँच पड़ताल है वो करके आपको इन तमाम चीज़ों को पे करना चाहिए कि कल को आप किसी फ्रॉड का हिस्सा ना बने। अब इन 3 इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से जो प्रोग्राम मुतारिफ करवाया गया है वो पाकिस्तानी नौजवानों के लिए बेहतर भी साबित हो सकता है। तो इस हवाले से जो कानूनी एस्पेक्ट्स हैं वो भी देखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आया ये लोग दुरुस्त काम कर रहे हैं और कानून के दायरे में रहते हुए तमाम काम किए जा रहे हैं। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और लोगों को चाहिए कि तमाम चीज़ों को चेक करके फिर वहाँ पर पे करें। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। पतंगबाजी नाजरीन जो एक वक्त में तफरीह का एक खूबसूरत जरिया समझा जाता था, अब ये ख़तरनाक हादसात और जानलेवा वाक़यात की वजह से एक संगीन मसला बन चुका है। इसी तनाजुर में हम देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद करते हुए इसे नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार दे दिया है। महकमा दाखिला पंजाब के तर्जुमान के मुताबिक पंजाब असम्बली ने पतंगबाजी के खिलाफ तरमीमी एक्ट 2024 मंजूर किया है, जिसके तहत पतंग उड़ाने, पतंग बनाने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन सज़ाएँ नाफिज की गई हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों को 3 से 5 साल तक कैद की सज़ा होगी, 20 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा, या फिर ये दोनों सज़ाएं बैक वक्त नाफिज होंगी। पतंग साजों और ट्रांसपोर्टर्स को 5 से 7 साल तक कैद की सज़ा होगी, 50 लाख रुपए तक जुर्माना या फिर दोनों सज़ाएं भी दी जा सकती हैं। पतंगबाजी में मुलव्विस बच्चों को पहली बार 50,000 रुपये जुर्माना होगा और दूसरी बार अगर वो ये जुर्म दोहराते हैं तो फिर उन्हें 1 लाख रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। इसी हवाले से जो पतंगों की तैयारी है, धाती तारों का या नायलॉन की डोरी और तेज़ धार मांझे का जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है उस पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। पतंगबाजी के बाइस कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। धाती और तेज़ धार जो डोर है वो मोटरसाइकिल सवारों, बच्चों और राहगीरों के लिए भी जानलेवा साबित हुई है। कई हादसात में हमने देखा कि लोगों के गले कटे हैं। इस तरह के वाक़यात सामने आए हैं जिसने हुकूमत को इस खतरनाक खेल पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने पर मजबूर कर दिया है। एक वक्त था जब हम देखते थे कि जश्न-ए-भारत को जिस तरह से सेलिब्रेट किया जाता था, पतंगबाजी को जिस तरह से सेलिब्रेट किया जाता था,
उस वक्त इस तरह की जो डोर है वो इस्तेमाल नहीं की जाती थी। तो अब पंजाब हुकूमत ने अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इन सख्त कवानीन का नफाज किया है। पुलिस की बात करें या जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हिदायत उन सबको ये दी गई हैं कि वो इस कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं। इसके अलावा पतंगबाजी के खिलाफ शऊर पैदार करने के लिए जो आगाही मुहिम है वो भी चलाई जाएगी, ताकि अवाम को भी बताया जा सके कि इस पतंगबाजी की वजह से कौन कौन से खतरात हैं जो उन्हें पता होने चाहिए। कुछ हलकों की तरफ से इन सख्त कवानीन को तनकीद का निशाना भी बनाया गया, जो ये कहते हैं कि पतंगबाजी को मुनासिब कवानीन और हिफाजती इकदाम के तहत महदूद भी किया जा सकता था। लेकिन जब हम हादसात की संगीनी को देखते हैं, अवामी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ को देखते हैं, तो फिर ये कवानीन इस वक्त की अहम ज़रूरत करार दिए जा रहे हैं। पतंगबाजी पर पाबंदी का ये जो इकदाम है, ये मुआशरे में अवामी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक बहुत अहम कदम भी है, और हुकूमत ये वाज़ेह पैगाम दे चुकी है कि शहरियों की जानों का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो उनकी अवलीन तरजीह है, और अगर जो लोग कानून तोड़ते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से मैंने पहले बताया कि पंजाब में जो तरमीमी एक्ट है 2024, उसका निफाज ये याद दहानी है कि तफरीह के नाम पर खतरनाक खेलों की इजाज़त अब किसी सूरत नहीं दी जाएगी। ये कानून हादसा से बचाव और महफूज मुआशरे की तश्कील के लिए अहम संग मील साबित होगा, और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम पतंगबाजी को अवॉइड करें। अगर कोई पतंगबाजी कर रहा है तो हमें उनके खिलाफ भी कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि जो डोर जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसमें जो केमिकल यूज़ हो रहा है, धाती तार जो उसमें इस्तेमाल की जाती है, वो बहुत ज़्यादा गलत है, जो कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके गले कटे हैं। इस तरह के वाक़यात मंजर आम पर आए हैं, लोगों ने अपने सामने अपने बच्चे खो दिए हैं, अपने फैमिली के मेंबर्स खो दिए हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि इन तमाम तर जो इशूज़ हैं इनसे गुरेज करना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।